So hello students, my name is Sumit Kumar Gupta and I am your physics faculty at PNC Educations। तो फाइनली आप लोगों ने अपना आज ANTS का पार्ट टेस्ट 4 दे दिया होगा। होपफुली पेपर अच्छा रहा होगा। मैं करने क्या वाला हूँ, वन बाय वन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा और मैं टाइम लेके अच्छे से सॉल्यूशन करूंगा सो दैट सबको समझ में आए एटलीस्ट यहाँ से रेफर करने से। तो मे भी वीडियो लेने भी हो सकता है, तो फाइनली आप लोग देख लेना, जिस क्वेश्चन में डाउट है डायरेक्टली वहाँ जाकर रेफर कर सकते हो या आपकी मर्जी पूरा वीडियो देखना है पूरा भी देखो। तो फाइनली मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था, कैसा क्वेश्चन था पार्ट टेस्ट 4 का। तो फाइनली चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से ढेर सारा ब्लॉक ऐसे अरेंज था हमारा और ये टोटल हमारा 4 ही ब्लॉक है। टोटल हमारे पास 5 ब्लॉक है, यहाँ पे देख पा रहे हो ये सारा ब्लॉक्स है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो पहला वाला ब्लॉक है हमारा कितने स्पीड से जा रहा था, 20 स्पीड से, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, और ये जाके कोलाइड किया परफेक्टली इनइलास्टिक मैनर में दूसरे वाले ब्लॉक से, है ना। तो जैसे ही दूसरे वाले ब्लॉक से परफेक्टली इलास्टिक मैनर में कोलाइड होगा तो सब लोग जानते हो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी क्या होता है, कोलिजन का बॉडी दूसरे से चिपक जाता है और एक साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, इसके बाद लिखा है कि ऑल द सब्सिक्वेंट कोलिजन्स आर व्हाट परफेक्टली इनइलास्टिक। तो सारा का सारा कोलिजन बताओ कैसा हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब होगा क्या ना, ये कोलाइड हुआ इसके साथ चिपक जाएगा, फिर इसके साथ कोलाइड होगा चिपक जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा, अल्टीमेटली पूरा सिस्टम एक सिंगल सिस्टम बन के मूव करना स्टार्ट कर देगा। और पूछा वही जा रहा, बाय द टाइम लास्ट ब्लॉक हमारा मूव करेगा तो सिस्टम का कितना एनर्जी का लॉस होगा ओरिजिनल एनर्जी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो परसेंटेज फॉर्म में बताना है कितना एनर्जी का लॉस हुआ। सब लोग जानते हो कैसा भी कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को छोड़ के सारे कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, तो यहाँ भी एनर्जी का लॉस जरूर हुआ होगा। हम लोग ट्राई करते हैं कितना एनर्जी का लॉस हुआ निकालते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इतना तो जानते हो ना, कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व होता है। मैं फिगर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहीं से रेफर कर लेना। तो लिख सकते हैं कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो ऐसे ही लिख देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब चेक करना, लिख सकते हैं पी इनिशियल एक्स एक्सिस, मतलब भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लो, नहीं भी लिखते तो काम चलता, बट स्टिल मैंने लिख दिया। ये हमारा क्या होगा, सेम होगा। और ऐसे केस में देखो पहले वाले ब्लॉक सबसे शुरू बिल्कुल स्टार्टिंग का बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में बस ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा था। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या था, एमवी था। चलो मैं यहाँ पे एमवी लिख देता हूँ। और फाइनली धीरे धीरे सब्सिक्वेंट कोलिजन्स होने के बाद सबका सब एक दूसरे के साथ चिपक गया। और फाइनली बात करो सीधे लास्ट में, सोचो सारा एक सिंगल सिस्टम बन गया। टोटल मास कितना हो जाएगा 8, और ये भी 8 ही है मेरे ख्याल से, 8 और 8 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, टोटल मास फाइनल का 16 m। और ऐसे केस में सिस्टम का स्पीड नहीं पता, वी डैश मान लेते हैं। देखो कितना ही सिंपल है, मास मास कैंसिल हो गया, तो वी डैश हमारा कितना आ गया, ये सिंपली आ गया बताओ वी वाई 16 आ गया। चलो ऐसा हो गया, ठीक है। अब ऐसे कैसे पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस हुआ, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चलो निकाल लेते हैं। लॉस निकालेंगे तो परसेंटेज फॉर्म में बताना है, ध्यान रखना। तो कैसे निकालेंगे, लॉस बाई क्या, इनिशियल वैल्यू और इनटू क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 करना पड़ेगा, है ना। यही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो चलो अच्छे से निकाला जाए। लॉस का मतलब क्या, इनिशियली ज़्यादा फाइनली क्या कम, एंड अपॉन क्या के इनिशियल इनटू व्हाट 100, ये रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का। चलो एक स्टेप और नीचे बढ़ाते हैं। इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो मेरे ख्याल से सब कुछ हमारे पास है ही। तो यहाँ पे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस के फाइनल बाई के इनिशियल भी लिख सकते हैं, मैं वैसे ही लिख ही देता हूँ। या रहने तो इसी फॉर्म में रहने देते, हाफ के इनिशियल क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, बिकॉज इनिशियली बस ये ब्लॉक मूव कर रहा था। और के फाइनल का बात करेंगे तो पूरा सिस्टम मूव कर रहा था, पूरे सिस्टम का मास हमने 16 m निकाला देखा था, और पूरे सिस्टम का स्पीड कितना है, वी वाई 16 है। तो चलो वी वाई 16 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया जाए, वी वाई 16 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये पूरे सिस्टम का क्या हो गया हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। डिवाइड किससे करेंगे बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ एम बी स्क्वायर, और उस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फॉर्म में आंसर दे तो सकते हैं। चेक किया जाए, यहाँ से बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। दिखा रहे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो ऊपर मिल रहा है हमारा, नीचे वाला पार्ट तो सारा कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/16, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है क्या बताओ 15/16, और इनटू क्या हमारा 100, ऐसा कुछ आ रहा है। और इसी को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली देख रहे हो काफ़ी क्लोज है ये 1 के, तो ये वैल्यू 94% के आसपास आ जाता है। ये कैलकुलेट करके देख लेना, 93.75% या नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं, बताना कितना, 94% लिखा जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, ये सारा एनर्जी हमारा क्या होगा, लॉस होने वाला है इस कोलिजन में। तो मेरे ख्याल से सबने क्वेश्चन किया होगा, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखा जाए ना, तो एक सर्किल हमारा जिसका रेडियस ए दिया था, और इसमें से एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, जिसका हाइपोटेनस एज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल लिया गया, उसको रिमूव कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास के बारे में बात हो रहा है, ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये डिस्टेंस बताना है, होगा क्या, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, मेरे ख्याल से सबने किया होगा, स्टिल मैं एक बार समझा देता हूँ। चलो मान लेना ये हमारा डिस्क है ना, एक सर्किल ऑफ रेडियस ए, ठीक है। और क्लियर बात है, जैसा कि लिख रहा है तो ये डिस्क जैसा ही होना चाहिए। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं,
तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनस हम लोग डायमीटर की तरह ले रहे हैं, तो ये मान लेना ये इसका डायमीटर हो गया, और एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी बाकी दोनों साइड का लेंथ क्या सेम होना चाहिए, तो ऐसे कुछ दिखाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं, ये दोनों साइड का लेंथ सेम रख लेना, इसको रिमूव कर लेंगे। तो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ना, मैं सेट कर लेता हूँ ये वाला, ये बाकी का रिमेनिंग पोर्शन हो गया है ना, ये बाकी का रिमेनिंग पोर्शन हो गया। तो ये जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है, इस वाले पार्ट का हम लोग को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है ना, सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकलेगा देख लेते हैं, यहाँ चेक करना। पर यार तुम चाहो तो मास वाला भी लॉजिक लगा सकते हो, या फिर प्लेट का एरिया, प्लेट का डेंसिटी समझ पा रहे हो यूनिफॉर्म होगा, तो डेंसिटी कॉमन लेके कैंसिल करके एरिया वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मैं एरिया वाले कॉन्सेप्ट से कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसको दो बॉडी मान लेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं पूरा कंप्लीट सर्किल को फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं। ध्यान देना, मैं ऐसे कहीं इंडिकेट कर ही देता हूँ, पूरे कंप्लीट सर्किल को, सर्कुलर प्लेट को क्या मान रहे हैं, फर्स्ट बॉडी मान रहे हैं। और ये जो दूसरा वाला, ये जो पोर्शन हमने कट करके रिमूव किया है ना, ये वाला पोर्शन कट करके रिमूव किया है, कट एंड रिमूव्ड, इसको जो रिमूव किया था इसको मान लेना थोड़े टाइम के लिए क्या, सेकंड बॉडी मान लेना, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल को सेकंड बॉडी मान रहे हैं। ओके, इसके बाद ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है, लोकेशन दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस तो चाहिए होगा, तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लिया जाए जैसे लगे। मुझे लग रहा है सेंटर के रिस्पेक्ट में पूछा गया डिस्टेंस, मैंने कहीं पढ़ा तो था, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसके रिस्पेक्ट में ही पूछा गया, तो इसी को ओरिजिन मान लिया जाए, बेटर होगा। और ये हम लोग मान लेते हैं क्या हो गया, एक्स एक्सेस हो गया, और ये वर्टिकल वाला थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं क्या हो गया, वाई एक्सेस हो गया। चलो क्लियर है, मैं आराम आराम से बताऊंगा, ठीक है। वैसे इसमें देखो दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट बॉडी, अगर ये पूरा एक कंप्लीट डिस्क होता ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता, ऑब्वियसली इसके सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी क्या लिख सकते हैं बताओ, 0,0। तो ये हमारे पहले बॉडी का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता। क्लियर है, तो चाहो तो सर्कुलर डिस्क को इस पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो ये हमारा कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो वैसे कि इसमें इसका जो पूरा सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ लाई करेगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। तो इसका सेंट्रॉइड हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सेंट्रॉइड है इसका, और इसका कोऑर्डिनेट लिखना तो पड़ेगा, जी मान लेते हैं सेंट्रॉइड को। और सब लोग जानते हो कि डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सेंट्रॉइड क्या करता है बताओ, मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा लिखा जा सकता है। टोटल हाइट है कितना हमारा, रेडियस के बराबर ही है, तो ईजिली लिखा जा सकता है 3x इज इक्वल टू व्हाट, a। सो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू, एक एक्चुअली पता है x की जगह मैं y लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसे ये भी करेक्ट ही है, बट x की जगह मैं y लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर से ट्राई करते हैं, ये मान लो क्या है y, और ये मान लो क्या हो गया 2y हो गया। टोटल डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं बताओ, 3y इज इक्वल टू व्हाट, a। सो y इज इक्वल टू व्हाट क्या लिखा जा सकता है, a/3 लिख देते हैं। तो ठीक है, मिल गया इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है बताओ, 0,a/3 मिल तो रहा है, ऐसा हो गया, हमारा काम हो गया। तो चाहो तो डिस्क को रिप्लेस कर सकते हो बाय डिस्क पॉइंट मास, और चाहो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्लेस कर सकते हो बाय डिस्क पॉइंट मास। और ये दोनों पॉइंट मास का अगर सेंटर ऑफ मास चाहिए तो पॉइंट मास वाला टेक्निक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एरिया के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। ऑब्वियसली एक्सीएम तो 0 होगा, समझ पा रहे हो, उसी एक्सिस, इसी पे लाई करना चाहिए हमारा, तो इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो YCM निकालते हैं। YCM के लिए मैं एरिया वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, तो लिख सकते हैं A1x1, सॉरी Y1 लिखना था ना मुझे, तो A1 Y1 यहाँ लिख देना। फिर रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव करने के लिए साइन माइनस होता है, A2 Y2 ऐसा लिख दिया जाए। नीचे क्या करेंगे, A1 माइनस A2 करना तो पड़ेगा। और अगर ये काम किया जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ हमारे पास डाटा अवेलेबल है ही। देखा जाए पहले वाले बॉडी एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या लिख सकते हैं, πr², रेडियस एरिया था तो πa² × इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0। फिर माइनस दूसरे वाले बॉडी हमारा एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का सब लोग जानते हो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा डायमीटर का काम कर रहा है यानी 2a, और हाइट हमारा रेडियस a। और देखा जाए इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a/3। तो चलो यहाँ पे a/3 ऐसे लिख लिया जाए। नीचे चले आते हैं, दोनों एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी πa² में से माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के एरिया से देखो 2 कैंसिल होकर a² ही बचता। ओके, वैसे कि इसमें ये वाला पार्ट तो मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए ना तो काफ़ी ईजी कैलकुलेशन है, ये 2 भी कैंसिल कर लो, क्यों कैरी करके लेके चले। ऊपर क्या आ रहा है, a³ बाई नीचे क्या हमारा 3, और यहाँ पे अगर कॉमन ले लें हम लोग a² तो लिखा जा सकता है सिंपली क्या बताओ, π-1 लिख तो सकते हैं। ऐसे कि इस पे देखो a² वाला पार्ट कैंसिल होगा, और ये रिजल्ट कितना आ गया हमारा, a अपॉन क्या 3π-1। तो ये हमारा कहीं ना कहीं मिला डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कहीं हमारा इसके बीच में यहीं पे लाई करना चाहिए था। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का कहीं लोकेशन होगा यहाँ पे कहीं। यही कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट किया, अभी इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस ही मिल गया हमारा। यही तो पूछा गया था, सेंटर से डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन है, तो हाँ एक ऑप्शन तो है, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, देख लेना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन का देख लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट था, तो प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट था, है ना, ऑप्शन डी राइट था। एक्सैक्ट है। अगेन देखा जाए तो फिर से ये सब क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन। एक मैन था, वेट 80 kg था,
किसी बोट के सेंटर पे खड़ा है और सोर मतलब किनारा हो गया, किनारे से 20 मीटर के डिस्टेंस पे। ये बोट पे कितना चला, 8 मीटर चला और फिर रुक गया। तो ऐसे कैसे बोट का वेट दे रखा था, पूछा जा रहा है आप सोर से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो क्या लगता है, पहले 20 था, 8 चला, तो क्या लगता है 12 आंसर होगा क्या? ऐसे 12 ऑप्शन ही में नहीं दिया, छोड़ो, दे देता तो कुछ लोग टिक भी कर देते, ऐसा होगा तो नहीं। सब लोग जानते हो जैसे जैसे मैन आगे जाएगा बोट कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, है ना, बिकॉज वही हमारा देखा जाए बोटमैन सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पोजीशन नहीं बदलेगा। तो चलो मैं अच्छे से फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आराम से बता देता हूँ। चलो एक बोट बना लिया जाए, ये वाला मान लो बोट हो गया, और इसमें एक मैन यहाँ मान लो मिड पॉइंट पे खड़ा था, और किनारा देखा जाए तो चलो किनारा थोड़ा दूरी पे था, मान लो ये किनारा हो गया हमारा यहाँ पे। नाउ एज पर क्वेश्चन जैसा कि मैंने पढ़ा था, ये डिस्टेंस दे रखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा था 20 दिया था, ये डिस्टेंस हमारा दिया है 20 दिया है, तो मैं लिख देता हूँ दिस डिस्टेंस इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सॉरी 20 मीटर होना चाहिए ना, सेंटीमीटर तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, रियल लाइफ का केस अगर लेंगे तो मीटर में ही होना चाहिए, तो 20 मीटर हो गया। इसके बाद दिया है कि मैन कितना चला बोट पे। अच्छा और भी कुछ दिया था, लिख लिया जाए। मैन का मास दिया था, मैन को चलो फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं, मैन का मास कितना दिया बताओ, 80 kg दिया था। इसके बाद बोट को चलो सेकंड बॉडी मान लेते हैं, बोट का मास भी चेक कर लेते हैं। बोट का मास मैंने देखा था 200 शायद दिया था, हाँ, तो चलो 200 kg दिया था। इसके बाद ये सिचुएशन इनिशियल सिचुएशन था। अब सोचो ना, मैन और बोट को अगर सिस्टम मान लेते तो सिस्टम पे हमारा एक्स वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स को काम कर नहीं रहा है ऐसे, है ना, दिखा रहा तो वाई में भी नेट फोर्स हमारा 0 ही है सिस्टम पे, लेकिन हाँ या एक्स में ही मान लो, वाई छोड़ देते हैं बिकॉज ग्रेविटी वगैरह नॉर्मल डायरेक्शन हालांकि कैंसिल कर रहा है, मान सकते हैं नेट फोर्स, बट एक्स में इससे ही काम चल जाएगा। हम लोग समझ पा रहे हैं एक्स वाले डायरेक्शन हमारे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, एक्स वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारा कितना है, 0 है। तो ऐसे कि इसमें सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन नहीं बदलेगा, तो जैसे जैसे मैन इसमें वॉक करना स्टार्ट करेगा बोट कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। नाउ एज पर क्वेश्चन कितना वॉक किया, 8 मीटर। मैं एक काम करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस को ही 8 मान लेता हूँ, कन्वीनियंस होगा थोड़ा समझाने में, इसीलिए ये डिस्टेंस मान लो 8 मीटर ही था। अब मान लो मैन जैसे ही चल के यहाँ गया तो डिस्टेंस 12 नहीं होगा बिकॉज बोट पीछे आ चुका होगा, और बोट पीछे आ चुका होगा तो चलो बोट का एक और फिगर नीचे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, आराम से देखा जाए एकदम अच्छे समझते हैं। मान लो बोट थोड़ा पीछे आ गया, तो बोट ऐसे थोड़ा पीछे आ गया और मैन तब जाके यहाँ पे पहुँचा, ऐसे पहुँचा, बट सोर अभी भी यहीं पे, ये नेक्स्ट फिगर बना रहे हैं रेफरेंस के लिए, बस सेम ही ऊपर से कॉपी कर लेना। अब ऐसे केस में देखो मैन को तो लग रहा है कि उसने 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, बट ठीक से देखा था तो बोट थोड़ा पीछे आ चुका था। अगर रेफरेंस हम लोग सेट करेंगे तो बोट थोड़ा पीछे आ चुका था, मान लेते हैं बोट कितना पीछे आया था, x। तो मैन का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ से देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट मैन का हो जाएगा कितना बताओ, 8 - x होगा, क्लियर है। और सोर्स से जो डिस्टेंस होगा अब मैन का, पहले तो ये 20 दिख ही रहा है, तो सोर्स से अब जो मैन का डिस्टेंस होगा, ये देखो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, दिस डिस्टेंस इज व्हाट। तो आई थिंक इतना तो समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस पता है होगा कितना, तो वो कैलकुलेशन तो यहीं पे कर सकते हैं 20, और ये क्या बचा हमारा 8 - x, तो लिख सकते हैं 20 - 8 - x। ठीक से लिखा था तो क्या लिख सकते हैं 12 + x लिखना पड़ेगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी क्वेश्चन कहाँ पे फंस रहा है, x पे फंस रहा है। x तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो m1 x1 = m2 x2 करके, लेकिन चलो मैं अच्छे से बता देता हूँ। ऐसे केस में अगर ये वैलिड है तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको चेंज के फॉर्म में लिख रहे हैं, m1 ∂x1 m2 ∂x2, 2 बॉडी था इसीलिए, और नीचे क्या लिख देते हैं m1 + m2। तो सिंस x वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, ये 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट अगर 0 होता है तो ये तो मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा। बचा ये वाला पार्ट लिखते हैं, पहले बॉडी का मास 80, फिर पहले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8 - x, चलो ठीक है। दूसरे बॉडी का मास 200, और दूसरे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखो, मैन तो गया राइट में बट बोट किधर गया, लेफ्ट में गया, तो बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा -x लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये सब वेक्टर फॉर्म में चाहो तो दिखा सकते हो ऐसे, क्लियर है। इसके बाद देख लेना, यहाँ पे देखा जाए तो ये तो 0 हो चुका है, तो इसको 0 के इक्वेट कर सकते हैं, और ठीक से थोड़ा सा अरेंज किया जाए। तो अरेंज करने से पहले क्यों ना कुछ कैंसिल भी कर लिया जाए, 0 0 कैंसिल हो रहा है, मेरे ख्याल से 40 से ही कैंसिल कर लेते हैं, नहीं तो ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स पे और 5 टाइम्स पे, तो 2 8 - x, और वो वाले पार्ट को राइट साइड लेके चल जाओ माइनस है, तो 5x लिखा जा सकता है। यहाँ से लिखा जाए 16 दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 7x आ गया, तो x ही तो ढूंढ रहे थे हम लोग, x कितना आ गया बताओ 16/7 आ गया। और अगर ये 16/7 आ गया तो देखा जाए मेरे ख्याल से 2 टाइम्स पे तो जाएगा पहले, फिर 2 0 यानी 3 टाइम्स पे तो नहीं जाएगा, 2 टाइम्स पे जाएगा, फिर कितना 6 0, तो 8 टाइम्स पे जाना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से 2.28 मीटर आ रहा है, तो अगर देखा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए, इसमें ऐड करेंगे 12 + 2.28, तो 12.28 मतलब कितना हो गया, ये आंसर आना चाहिए 14.28 आना चाहिए, 14.28 मीटर आंसर होना चाहिए था, 14.28, ये डेसिमल हो गया आपका। जैसा ऑप्शन है, हाँ एक क्लोज ऑप्शन तो है,
तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी राइट होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी राइट होगा। होपफुली समझ में आया होगा, देख लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, चेक कर लेना। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा, तो 4 अगर देखेंगे ना तो मेरे ख्याल से एक बॉल था जिसका मास सेम था, मूव कर रहा था इस वाले वेलोसिटी से u से, हेड ऑन कोलिजन हुआ किसी दूसरे बॉल से जिसका मास सेम था लेकिन रेस्ट में था। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया था। ऐसे कि इसमें फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल का स्पीड पूछा गया आफ्टर कोलिजन। पता है तुम चाहो तो टेक्निक से कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व करा के और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगा के, बट चाहो तो अगर फार्मूला याद हो तो डायरेक्टली कर लो, है ना, डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे केस तो वही है ना, ये 2 बॉडी है, मान लो पहला बॉडी हो गया उसका मास m दिया था और ये दूसरा बॉडी हो गया इसका मास भी m ही दिया है। नाउ ये वाला क्या है बताओ, सेकेंड वाला बॉडी क्या हमारा रेस्ट में है, लेकिन पहला वाला बॉडी क्या हो रहा है, सेकंड वाले बॉडी की तरफ जा रहा है, मान लो कितने स्पीड से, u1 इज इक्वल टू कितना दिया था सर, u दिया था। कोलिजन के बाद ऑब्वियसली कोलिजन के बाद ये पार्शियल इलास्टिक कोलिजन का केस है, ई का वैल्यू दिया है, तो ऐसे केस में दोनों बॉडी का स्पीड क्या होगा, बदल जाएगा, ये m1 और ये m2। तो कोलिजन के बाद दोनों का स्पीड मान लेना, जैसे इसका स्पीड मान लो v1 है और इसका स्पीड क्या है हमारा v2 है, ये स्पीड हमसे पूछा गया है। तो अगर तुमको फार्मूला याद है तो क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करोगे ऐसे क्वेश्चन में, फार्मूला यूज़ कर लो। मुझे देखते हैं याद है या नहीं, मैं लिखता हूँ m1 माइनस क्या होगा em2 अपॉन क्या m1 प्लस m2 इंटू u1 और प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस ई होना चाहिए ना, जनरल फार्मूला लिख रहे हैं पार्शियल इलास्टिक कोलिजन का, तो 1 प्लस ई लिखा जाता था शायद m2 u2 और नीचे क्या लिख सकते हैं बताना, m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। एक तो फार्मूला ये होता था v1 का, वैसे अगर v2 का देखा जाए तो v2 का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहले m2 होता था माइनस ई m1, नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2, ध्यान देना मैंने m1 प्लस m2 लिखा है यहाँ पे, चलो इंटू क्या लिखेंगे u2 और प्लस क्या लिखेंगे सिमिलरली 1 प्लस सी m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा लिखा तो जा सकते हैं, m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए, ये m1 होगा। ओके नेक्स्ट करेंगे क्या, हमारा सारा कोई काम किया हुआ है पहले से ही, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है हम लोग को। बताओ बॉडी का मासेस क्या दिया था, सेम दिया था, लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं u2 क्या था, 0 था, ड्यू टू बिकॉज ये u2 0 है तो ये वाला पार्ट 0 और ये वाला पार्ट u2 0 तो ये वाला पार्ट 0 रहा। बात मासेस सेम दिया ना, तो मासेस सेम दिया तो ऊपर वाला मास कॉमन लेके क्या आ जाएगा यहाँ पे बताना, ये रिजल्ट आना चाहिए सिंपली हमारा 1 माइनस सी बाई क्या लिख सकते हैं 2 और इंटू वर्ट पहले बॉडी का स्पीड u, क्लियर है। और इस वाले पार्ट में देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, तो फिर से ये m और ये 2m मेरे ख्याल से फैक्टर 2 नीचे रह जाएगा, लिख सकते हैं क्या 1 प्लस सी u और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, कुछ करना नहीं था। अगर फार्मूला जानते हो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो, या टेक्निक से बनाना है टेक्निक से सॉल्व कर लो। कौन सा ऑप्शन राइट निकल के आ रहा है, b1 और v2, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए सही निकल के आ रहा है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का। तो देख लेना क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर फार्मूला याद था तो। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नंबर 5 में देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया था, 3m दिया था, और इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से कुछ एंगल बना के हॉरिजॉन्टल के साथ, और ऐसे कि इसमें हॉरिजॉन्टल लेंस कितना दिया था, इसका r दिया था, हॉरिजॉन्टल लेंस कितना दिया था, r दिया था। हाईएस्ट पॉइंट पे हुआ क्या, ये 2 पीसेस में टूट गया जिसका मासेस दे रखा है, और स्मॉलर मास क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, लेकिन लार्जर मास फाइनली बताओ, लार्जर मास हमारा फाइनली क्या होगा, डिस्टेंस x पे जाके गिर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पूछा जा रहा है x का वैल्यू होगा कितना। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली सबको याद होगा, जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ब्लास्ट भी हुआ तो नो मैटर बाकी पार्टिकल्स कहाँ जाए, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का बात करोगे तो वही पाथ फॉलो करेगा जो कि ओरिजिनल पार्टिकल फॉलो करने वाला था। तो क्वेश्चन इजी है, मैं एक बार ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ कंडीशन, इसके बाद मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिया जाए, एक्स और वाई ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से पार्टिकल का मास कितना है बताना, 3m है, पार्टिकल का मास कितना है बताना, 3m है, ओके। और ये पार्टिकल को जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे कुछ एंगल पे, कुछ एंगल का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसे ही चलते हैं। मान लेते कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए थे कुछ एंगल पे थीटा, ये ऐसे जा रहा था जाके ऐसे गिरने वाला था, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इसका रेंज भी दे दिया था, रेंज में लिखे लिया जाए, इसका जो रेंज दिया था ये r दिया था, r दिया था। ना क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 2 पीस में टूट गया, तो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे गया, मान लो यहाँ पे गया, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे गया ये 2 पार्ट में टूट गया है, टूटने के बाद दोनों एक छोटा वाला पीस जो है रेस्ट में आ गया, लेकिन लार्जर पीस बताओ फाइनली कितने डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है, x। तो छोटा वाला पीस मान लो रेस्ट में आ गया, तो छोटा वाला पीस का मास कितना दिया था, m। तो m अगर रेस्ट में आ गया तो क्लियर सा बात है इसका फ्री फॉल हो जाएगा, u 0 दिया ना, ये फ्री फॉल होगा, सीधे जाके ऐसे नीचे यहाँ पे गिर जाता है, ये m यहाँ पे जाके गिर जाता है। और जो बड़ा वाला पीस है ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल लगाएंगे ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो दूसरा पार्टिकल था 2m वाला, ये ऐसे ही जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, और ये थोड़ी दूरी पे जाके गिरेगा, तो ऐसे जाके कहीं गिर जाता है, यहाँ पे जाके गिर जाता है, ये 2m जाके यहाँ पे गिर जाता है। अब ऐसे केस में करना क्या है, बताना ये है कि कितनी दूरी पे जाके गिरा सर, है ना।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस नहीं पता हम लोग को, थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस को मान लेते हैं क्या x, देख लेना थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस मान लिया जाए क्या x। अब ऐसे केस में ये बात तो क्लियर है कि दोनों पार्टिकल कहीं जाके गिरे नो मैटर, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहाँ पे ओरिजिनल पार्टिकल गिरने वाला था, एक्चुअल पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो ये दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करना चाहिए, है ना। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पे होना चाहिए। अब ये लॉजिक अगर हम लोग जानते हैं तो चलो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लेते हैं एक्स वाले डायरेक्शन में। एक्सीएम क्या होता है हमारा, सिंपली लिखा जा सकता है क्या, m1x1 प्लस m2x2, एंड नीचे क्या लिखना चाहिए बताओ, m1 प्लस m2 ऐसे लिखना तो चाहिए। क्लियर है, फिर आगे बढ़ा जाए। देखा जाए तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना पड़ेगा। अगर ये ओरिजिन है तो मैं इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ, r/2, 0 लिख सकते हैं। हर एक मास का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट तो समझ में आ गया, ये तो डिस्टेंस x मैंने माना है, तो इस वाले पार्ट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0 होगा, इस वाले मास का 2m का। और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, r, 0, बिकॉज ये रेंज है ना। तो वैसे कि इसमें x कोऑर्डिनेट पे ही ध्यान देना हम लोग को, बाकी पे नहीं ध्यान देना। देखा जाए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या r है, और पहले बॉडी को देखें तो पहले बॉडी छोटे वाले बॉडी को मान लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, m into what, r/2 लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट। और दूसरे बॉडी का मास 2m था, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये x हमने माना है। नीचे देखा जाए दोनों मासेस का सम दैट इज क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक से देखा जाए तो चाहो तो m कैंसिल कर सकते हैं, m और ये m कैंसिल हो गया, मेरे ख्याल से आ गया 3r इज इक्वल टू वॉट, r/2 और प्लस कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। यहाँ से देखा जाए 2x बताओ कितना आ गया, ये आ गया 5r/2 आ गया। तो इट इम्प्लाई जो डिस्टेंस x था हमारा कितना आ गया, ये 5r/4 आ रहा है। तो ये डिस्टेंस पे जाके पार्टिकल गिरने वाला है ना। तो ये डिस्टेंस पे जाके गिरने वाला है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी सही होगा। इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किया होगा, जो काफ़ी सिंपल वाला केस था, है ना। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल वाला केस था, सबने किया होगा क्वेश्चन को होपफुली, तो ऑप्शन सी इसका राइट होता। तो चलो ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो 6 में देखा जाए तो बताओ एक बॉडी का मास कितना दिया था, 80 दिया था, और वेलोसिटी कितना 2 दिया था। कोलाइड किया जाके दूसरे ऑब्जेक्ट से जिसका मास कितना दिया था 20 और वेलोसिटी कितना दिया था 4 दिया था। तो पूछा जा रहा है लॉस इन एनर्जी, और मान के चलना है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो तुम प्रोसेस से ही बना सकते हो, अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन लिख दिया तो फॉर्मूला याद है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, तो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे डेल के क्या होता है हमारा, k इनिशियल माइनस k फाइनल, बिकॉज लॉस हो रहा है तो इनिशियली ज़्यादा होगा। और इसका एक रिजल्ट हम लोग याद रखते ही है ना, तो रिजल्ट ही यूज़ कर लो, क्यों बेकार में टाइम खराब करोगे। हाफ m1 m2 अपॉन क्या होता था, m1 प्लस m2 होता था। वैसे किस पे लिख सकते हैं क्या बताना, और फॉर्मूला याद करो, u1 माइनस u2 का क्या होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या होता है 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ना। तो वैसे केस में हमारा यहाँ चेक किया जाए ई का वैल्यू क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ई का वैल्यू 0 होगा तो फिर से ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, इसको इग्नोर करना, कैंसिल हो गया। तो बचा बस इतना ही फार्मूला। और इसको अगर देखा जाए तो हाफ दोनों बॉडी का मासेस देख लिया था, कितना कितना दिया था मासेस, 80 दिया था और 20 दिया था, लिख दिया था 80 इंटू 20, और 80 प्लस 20 दैट इज वॉट 100 हो गया। दिस इज इक्वल टू वॉट u1 माइनस u2। तो u1 माइनस u2 को देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई लिख लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज स्क्वायर ही है। तो 2 - 4 या 4 - 2, चलो 2 - 4 या 4 - 2 जो लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। वैसे इसमें देखो बड़ा ही ईजी था, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, और ये आ रहा है क्या, कितना ईजी क्वेश्चन था ये, मेरे ख्याल से 8 है, और वो तो समझ पा रहे हो, और 2 का स्क्वायर दैट इज वॉट 4। तो आंसर कितना आ रहा है, 32 जूल निकल के आ रहा है। 32 जूल राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ये तो सबने किया होगा, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो कैसा सिलेक्शन होगा, ऐसे छोड़ दोगे इजी क्वेश्चन तो, है ना। तो चलो नंबर 6 ये था, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, देखते क्या था नंबर 7 में क्या है। नंबर 7 में देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये 2 हमारा डिस्क है, जिसका मास कितना दिया था, a disk of mass m moving on a horizontal surface with velocity v collides elastically with identical stationary disk। तो पूछा जा रहा है कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का, दोनों डिस्क का हमारा स्पीड होगा क्या। तो ये हमारा वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट को ध्यान देंगे हम लोग, जैसे जब गिरेगा तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट का काम करेगा। ओके, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है, सब लोग जानते हो। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में ही क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, तभी इन दोनों का आपस में वेलोसिटी चेंज होगा। तो एक क्वेश्चन अगर देखा जाए ठीक से, तो मैं चलो 2 फिगर ड्रॉ कर देता हूँ जिससे शायद कन्वीनियंस हो। पहले जो फिगर दे रखा है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक पहला था और ये दूसरा वाला था, चलो क्लियर है। वैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रखा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का काम यही करेगा। और बॉडी का जो वेलोसिटी था इस वाले डायरेक्शन में था ऐसे b, और ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा, थीटा हो गया। इसके बाद देखा जाए ना तो ये इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, और किस कंपोनेंट की वजह से कोलिजन होगा वो थोड़ा सोच के देखना। मैं काम कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ध्यान दो। इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, v साइन थीटा बोलेंगे, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, ये अच्छे से देखोगे, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, v
cos थीटा हो गया। तो ऐसे केस में कोलिजन किस कंपोनेंट की वजह से होगा हमारा? तो क्लियर सा बात है, v cos थीटा ही दोनों बॉडी को क्या होगा, पास लाएगा। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग v cos थीटा ही हमारा। तो यही हमारा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, बताओ किसके लिए? कोलिजन के लिए, है ना। ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल हमारे कोलिजन के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद अगर देखा जाए तो कोलिजन क्वेश्चन में दे रखा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और साथ साथ पता है दोनों बॉडी का मास भी क्या है, सेम है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, अगर बॉडी का मास सेम है, अगर बॉडी का मास क्या है, सेम, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के वेलोसिटीज क्या होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर लेते हैं। तो इसके पास ये वेलोसिटी था और ये रेस्ट में था। कोलिजन के बाद क्या होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा और इसके पास ये वेलोसिटी आ जाएगा। ऐसा ही कुछ केस होने वाला है, समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक से देखना, अगर इसको ड्रॉ करूँ, सब क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो बिना आप कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाया ना, ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे किस तरीके कोलिजन के बाद अगर वो सब थोड़ा वो टेक्निक क्लास में सीखे हो, याद है, तो काफ़ी जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो कोलिजन के बाद समझ पा रहे हो, अगर इसको भूल जाते हैं बिकॉज ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी है, ये जाके इसको हिट किया, तो इसका वेलोसिटी इसको मिलेगा और इसका वेलोसिटी इसको मिलेगा। ये रेस्ट में था, तो नाउ इसका जो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका जीरो, ये रेस्ट में आ गया, और ये कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाएगा, इसको वेलोसिटी मिल जाएगा। दैट इज़ व्हाट v cos थीटा ऐसे लिखा तो जा सकता है। बट देखा जाए तो इसके पास एक और कंपोनेंट भी था ना वेलोसिटी का, ये वाला कंपोनेंट था। ये कंपोनेंट क्या था हमारा, v sin थीटा था। तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट ये बॉडी इधर जाएगा और ये बॉडी इधर जाएगा, और ऐसा होगा भी फिजिकली। तुम फील करके देखो, कैरम बोर्ड वगैरह खेलते होगे, एक कॉइन को दूसरे कॉइन से अगर हिट करते हैं तो हिट करेंगे तो एक कॉइन इधर जाएगा और दूसरा कॉइन इधर जाएगा, तो वही केस होने वाला है, ऐसा कुछ ऐसा होने वाला है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन क्या होगा, इस वाले बॉडी के पास वेलोसिटी कितना होगा, v sin थीटा, और इसके पास क्या होगा, v cos थीटा। तो v sin थीटा और v cos थीटा वाला ऑप्शन ए ही है, तो ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो मैंने ऐसे ही समझाया, देख लो अच्छे से। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आइडेंटिकल बॉडी के केस में वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड आफ्टर कोलिजन, वही लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, देख लेना अच्छे से, क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नंबर 8 देखा जाए तो नंबर 8 में एक सेल है जिसका मास m था और इसको गन से फायर कर रहे हैं जिसका मास m था, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे थे। तो वही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बात होगा, और यहाँ पे अल्फा एंगल से फेक, ये जो फायर कर रहे हैं अल्फा एंगल पे फायर कर रहे हैं विद स्पीड v विद रिस्पेक्ट टू द गन। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिक कर दिया, रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। वैसे कि इसमें रेंज ऑफ द सेल पूछा गया है, सेल का रेंज होगा क्या? तो प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, दो कॉन्सेप्ट, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तीन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। आई थिंक ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया था। मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो मेरे ख्याल से पहले गन ड्रॉ कर लिया जाए। गन का नोजल मान लो कुछ एंगल पे था, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। तो ये हमारा गन का नोजल हो गया, और ये मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसा रखा हुआ था। यहाँ से फायर किया आपने, यहाँ से मान लो एक बुलेट फायर हुआ, ऐसे बुलेट फायर हुआ ना। बुलेट का स्पीड पर है, एक्चुअली स्पीड नहीं दिया है, विद रिस्पेक्ट टू द गन दिया था। कितना दिया था, v दिया था। तो ये गन है हमारा और ये सेल है। तो चलो वैसे ही लिखते हैं जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू गन। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, v दिया है, और ये कितने एंगल पे फायर किए वो भी दे रखा था। तो ये कितने एंगल पे फायर कर रहे हैं यहाँ पे दिखा लेते हैं, ये अल्फा एंगल पे फायर किया जा रहा है, ऐसा ही है ना, अल्फा एंगल पे फायर कर रहे हैं। और ये जो गन है ना हमारा, रुको पहले सेल का मास क्वेश्चन में दे रखा था, स्मॉल m दिया था। तो ये जो सेल है सेल का मास दिया था, स्मॉल m दिया था, और ये जो गन है गन का मास दिया था, कैपिटल M दिया था। नाउ फायर करने के बाद होगा क्या, ऑब्वियसली गन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, रिकॉइल होगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होगा, थोड़ा मान लेना ऐसे ही। गन का स्पीड हमारा इस वाले डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, फिलहाल मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ ऐसे। नेक्स्ट, अब ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसा जाके आगे जाके गिरेगा, और ऐसे कि इसमें रेंज बताना है। तो रेंज का फार्मूला तो सब लोग जानते हो, कहीं साइड में लिख के रख लो। रेंज का फार्मूला होता क्या है, अगर मान लो फार्मूला ये आता है तो यूज़ कर sin 2 थीटा बाई g, ये फार्मूला होता तो है। तो ये फार्मूला में भी काम आने वाला है, देखते हैं आगे कैसे काम आएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, चलो थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं ये थीटा तो पता है बट यू नहीं पता है, बिकॉज यू इज़ द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। दिस इज द स्पीड ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू गन, इसको ग्राउंड मत समझना, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट गन है। तो इतना तो हम लोग जानते हैं ना। अगर इसको ठीक से लिखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू गन को लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ सेल माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ गन, ऐसा लिख तो सकते हैं। और मैं यहीं पे ठीक से काम करता हूँ। जैसे देखो इसका दो कंपोनेंट चाहो तो ब्रेक कर सकते हो। एक क्या होगा बताओ, v cos अल्फा होगा, और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या होना चाहिए, v sin अल्फा होना चाहिए। ठीक ठाक मैंने किया ना। वैसे किस में बताओ ये लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ये लिख लेना v cos अल्फा i कैप और प्लस v sin अल्फा j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। अब देखो ये निकालना टारगेट है, ये एक्चुअल स्पीड है सेल का,
तो ये एक्चुअल वेलोसिटी है सेल का, ये निकालना टारगेट है, तभी क्वेश्चन होगा। माइनस गन के लिए सोचेंगे तो जब सेल इधर जाएगा तो ऑब्वियसली गन ऊपर तो नहीं जाएगा, गन का रिक्वायरिंग बस पीछे ही होगा, तो इसका मान लो बस एक्स कंपोनेंट ही होगा वेलोसिटी का, वाई तो होगा नहीं। तो मैं डायरेक्शन मान लेता हूँ, जैसे एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव, ये वाला डायरेक्शन हम लोग ऑब्वियसली हमेशा की तरह पॉजिटिव ले लेते हैं, वेक्टर है, और ये वाला डायरेक्शन चलो नेगेटिव लेके चलेंगे। ओके, वैसे गन में गन का रिक्वायरिंग पीछे हो रहा है तो मैं डायरेक्टली वो कंसिडर करके चल रहा हूँ, ये माइनस। और देखा जाए गन के बारे में तो गन का बस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ही होगा, अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं ऐसा लिखता हूँ, लिख सकते हैं स्पीड कितना vg और डायरेक्शन क्या है इसका बताओ माइनस आई कैप। लेकिन देखा जाए तो इसका कोई वाई कंपोनेंट तो होना नहीं चाहिए गन का, ये 0 जी कैप चाहूँ तो लिख दो, तुम्हारा मर्जी है ना। वैसे केस में देखा जाए तो सेल का स्पीड कितना मिल गया, सेल का एक्चुअल स्पीड ही निकालना टारगेट हमारा, तो माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, लिख सकते हैं v cos अल्फ़ा माइनस vg आई कैप और प्लस क्या v sin अल्फ़ा जी कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। हो गया यहाँ तक। अब देखो ऑलमोस्ट हो ही गया हमारा काम, बस ये vg चाहिए, गन का स्पीड चाहिए था, गन का स्पीड पीछे क्या होगा, तो स्पीड निकालने के लिए ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के निकाल लेते हैं गन का स्पीड। तो पी इनिशियल एक्स में, ठीक है समझ पा रहे हो, पी इनिशियल और पी फाइनल को क्या करने वाला हूँ मैं, सेम करने वाला हूँ। तो पी इनिशियल हमारा एक्स में और जो पी फाइनल होगा हमारा एक्स में, वो दोनों सेम होना चाहिए, मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो इनिशियली मान लो दोनों रेस्ट में था, फायर नहीं किया था जब, तो गन और सेल दोनों रेस्ट में था, फायर करने के बाद सेल इधर गया, बट भूलना नहीं है जो स्पीड है ना, ये स्पीड है ना, मतलब एक्स कंपोनेंट का बात करेंगे, गन के रिस्पेक्ट में दिया था, तो गन के रिस्पेक्ट में तो स्पीड ज़्यादा ही होगा बिकॉज गन पीछे जा रहा है, तो यहाँ अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसका स्पीड ज़्यादा दिखेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसका एक्चुअल स्पीड, मतलब इसके एक्स कंपोनेंट का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, लिखा जा सकता है v cos अल्फ़ा और माइनस का गन का स्पीड करना पड़ेगा vg, ठीक है। तो ये मैं सेल के बारे में बता रहा हूँ, तो सेल का मोमेंटम ऐसा लिखा जा सकता है, सेल का मास और सेल का ये एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है। अब सोचेंगे गन के बारे में, तो गन का मास m, और चलो मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये पुट कर लेता हूँ माइनस vg, डायरेक्टली इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं वेलोसिटी का। ओके, ऐसे करने के बाद मेरे ख्याल से रीअरेंज करेंगे तो vg जो ढूंढ रहे थे मिल तो जाएगा, vg हमारे मेरे ख्याल से मिल जाएगा यहाँ से ईजिली, माइनस माइनस से इस साइड ही लेके आ जाओ, तो चलो लिख सकते हैं कि m प्लस एम इंटू वी जी दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या मिल गया हमारा एम वी कॉस अल्फ़ा मिल गया। तो यहाँ से देखो वीजी मिल तो गया, तो ये वीजी उठा के बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो, काम होना तो चाहिए। अब इसके लिए पता है नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा, आई थिंक कोई ऑप्शन दिख तो नहीं रहा है मुझे, मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, ये पहले याद रखो वी एस, ठीक है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ। तो जो वी एस हमारा था थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये मेरे ख्याल से था वी कॉस अल्फ़ा माइनस वी जी, और ये क्या था आई कैप था, प्लस क्या लिख सकते हैं वी साइन अल्फ़ा जी कैप, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ठाक है ना, मैंने सही लिखा होपफुली। इसके बाद हमने गन का वो वेलोसिटी निकाल लिया था, सब्सटीट्यूट करना बस बाकी है, तो वी कॉस अल्फ़ा माइनस गन का स्पीड अगर देखें तो गन का स्पीड हमने साथ कैलकुलेट किया यहाँ पे एम बी कॉस अल्फ़ा अपॉन एम प्लस एम, ठीक है। तो चलो सब्सटीट्यूट किया जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग एम वी कॉस अल्फ़ा अपॉन क्या लिख सकते हैं एम प्लस एम, ऐसे लिख सकते हैं, हो गया, ये हो गया आई कैप, और प्लस क्या लिख सकते हैं वी साइन अल्फ़ा जे कैप लिखा जा सकता है। और अच्छे से लिखने का मन है, थोड़ा कैंसिल हो रहा है तो कर लिया जाए, जैसे सेल का स्पीड, तो सेल का वेलोसिटी देखो क्या मिलेगा, मेरे ख्याल से ऊपर जाएगा तो माइनस एम वी कॉस अल्फ़ा वाला टर्म कैंसिल होगा, बस बच रहा है पता है क्या एम वी कॉस अल्फ़ा बाई क्या एम प्लस एम, ऐसा निकल के आ रहा है, ये हमारा आई कैप होगा। और देखा जाए तो दूसरा पार्ट जो है हमारा वी साइन अल्फ़ा, ये क्या होगा जे कैप होगा, हो गया। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया स्पीड ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकला, ये एक्चुअल स्पीड निकला है। अब रेंज का फार्मूला लगाना है, तो चलो एक काम करते हैं, रेंज का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लगा दे डायरेक्टली, मतलब जैसे वही होता था ना यू स्क्वायर साइन टू थीटा, उसको लिखा जा सकता है 2vx इंटू वॉट vy बाई क्या g बाई क्या g, एक ही बात है ना, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ये हो जाता है, मान लो ना, मैं यू के फॉर्म में लिख देता हूँ, या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ही होता है, तो चलो यू के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो लोगों को समझ में जल्दी आएगा सर। यहाँ पे क्या होता था बताओ ux, और यहाँ पे क्या होता है uy, यहाँ पे uy लिखना था मुझे, u और ये y लिख दिया। फाइनली देखो वही चीज़ है, रेंज ऑफ फार्मूला सेम ही है, u cos थीटा u sin थीटा करोगे तो वही u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई g आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, यहाँ से देखा जाए 2 और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का ये x कंपोनेंट होगा, मल्टीप्लाई करो एम बी कॉस अल्फ़ा बाई क्या लिखेंगे m प्लस कैपिटल M, और y कंपोनेंट देखा जाए तो y कंपोनेंट का काम ये है हमारा, ये हो गया v साइन अल्फ़ा हो गया। नीचे चले आते हैं, नीचे जाएंगे तो बताओ क्या मिल रहा है हमारा g मिल रहा है, g, ठीक है, ये इनटू है, समझ पा रहे हो। और यहाँ से देखा जाए तो थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो आंसर हमारा निकल तो गया है, आंसर मैं कहीं यहीं पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है एम वी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर, और फिर से देखा जाए तो लिखा जा सकता है साइन टू अल्फ़ा, और नीचे हमारा आएगा क्या बताओ एम प्लस एम वाला टर्म आएगा, एम प्लस एम, और इंटू क्या आना चाहिए जी आना चाहिए, ऐसा आना तो चाहिए कुछ।
मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे, देखता हूँ ऐसा ऑप्शन दिया है क्या कुछ, तो ठीक ही एक ऑप्शन है ऐसा, है ना, मेरे ख्याल समझ पा रहे हो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट होना चाहिए, ऑप्शन बी देख लेना। क्वेश्चन अच्छा ही लगा मुझे, क्वेश्चन ठीक ही था, तीन कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, साथ में रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो आ ही रहा है, ठीक है। तो देख लो, चलो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था, ये क्वेश्चन सही था थोड़ा। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो 9 हमारे गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस इसका दिया था 30 डिविजन्स ऑन बोथ साइड, फिगर ऑफ मेरिट दे रखा था। कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे सो दैट इसको वोल्टमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना था। उसका रेंज दे रखा था 15 वोल्ट। तो सब लोग जानते हो कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर ये गैल्वेनोमीटर है, ध्यान देना, तो गैल्वेनोमीटर के साथ बताओ क्या लगाते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगाते हैं, अच्छा रुको, गैल्वेनोमीटर का पहले खुद का रेजिस्टेंस होगा, जो लिखना है लिख लेना। जैसे मैं RG ही मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, और वोल्टमीटर बनाने के लिए इसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है, सबको याद है। ये टर्मिनल A मान लो, इसको मान लेना B, और ऐसे केस में अगर मान लो इसमें कुछ करंट हमारा जा रहा है IG, तो एज पर क्वेश्चन हम लोग जानते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे होना चाहिए, 15 वोल्ट पे होना चाहिए। तो यहाँ से ये सब लिखा जा सकता है, करंट इन द गैल्वेनोमीटर, इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा दिखने में थोड़ा सा। ये मैंने G लिखा था, देखो ध्यान देना, I और एक कैपिटल G लिखा है, ओके। वैसे कैसा बताओ, VAB क्या लिखा जा सकता है, वोल्टेज अक्रॉस AB, IG और इंटू वॉट, RG प्लस RH लिखा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम रीडिंग कितना लेना चाहिए, 15 वोल्ट लेना चाहिए। इसके लिए हमारा करंट चाहिए, तो करंट साइड डायरेक्टली गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए। बाकी RG गिवन है, मैं देख पा रहा हूँ RG कितना दिया था, 20 दिया था, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये RH रिक्वायरमेंट है, कितना हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो IG निकालेंगे तो काम हो जाएगा। और इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, फिगर ऑफ मेरिट वगैरह दे रखा था। तो सब लोग जानते हो फॉर गैल्वेनोमीटर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I/K, जहाँ K क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट होता है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और फिगर ऑफ मेरिट हो गया। और हम लोग को निकालना है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में ये 15 वोल्ट होना चाहिए, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितना होगा। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K थीटा। पहले मैं एक और कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ सबका। यहाँ पे देखो दिया क्या, 30 डिवीजन ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब 60 डिवीजन मत कर लेना। ये पता है वो गैल्वेनोमीटर हमने क्लास में पढ़ा है कि कभी कभी गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन कहाँ बीच में होता है, ऐसे 0 एम्पेयर होगा, और दोनों साइड्स कैलिब्रेशन ऐसे किया होता है, दोनों साइड ऐसे कैलिब्रेशन किया होता है। तो मान लेना ये वाला 1 एम्पेयर है, ये वाला क्या है 2 एम्पेयर है। वैसे ये वाला मान लो 1 एम्पेयर है, और ये वाला क्या है 2 एम्पेयर है, ठीक है। तो वैसे केस में यहाँ पे होता क्या है ना, अगर इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट से, तो जब करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा तो नीडल राइट में जाएगा, और करंट जब ऐसे फ्लो होगा तो नीडल कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ पा रहे हो। तो देखा जाए तो 30 डिविजन एक साइड दिया, दूसरे साइड भी 30 डिविजन दिया है। तो ये बस इस गैल्वेनोमीटर का बेनिफिट ये है कि करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन भी बताता है। तो 30 डिविजन ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ देखा जाए तो करंट, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए उसको IG मान रहे हैं। K का वैल्यू कितना दिया था वो तो चेंज होगा नहीं, ये दिया 0.005 एम्पेयर पर डिवीजन, ठीक है, एम्पेयर पर डिवीजन ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसके बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी 30 डिविजन का होना चाहिए, तो 30 डिविजन फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसे केस पर डिवीजन कैंसिल कर लेना, कितना एम्पेयर करंट रिक्वायरमेंट होगा, तो 5 3 ज़ा 15, तो मेरे ख्याल से आ रहा है कितना बताओ, 0.15 एम्पेयर आ तो रहा है, मैंने सही लिखा है ना। तो 5 3 ज़ा 15 और एक 0 भी जाएगा, ठीक है, 0.15 एम्पेयर आ रहा है। और अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया जाए, 0.15 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इतने करंट में क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ऐसे कैसा मैक्सिमम रीडिंग देना चाहिए 15 वोल्ट का। सिंप्लीफाई किया जाए, ये कितना आएगा बताओ, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, 100 इक्वल टू व्हाट, 20 प्लस RH आ गया। इट इम्प्लाइज RH कितना आ गया बताओ, 80 आ गया। तो RH हमारा 80 ओम होना चाहिए, देख लेना RH हमारा 80 ओम होना चाहिए। तो हाँ, एक ऑप्शन तो ज़रूर है, ऑप्शन D इस क्वेश्चन का राइट होगा, ऑप्शन D राइट होगा। वो फुली क्लियर है, देख लेना अच्छे से। 10 में चलते हैं। तो 10 में गिवन सर्किट में चार्ज Q2 ऑन द 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चेंजेस एज C इज वेरीड फ्रॉम 1 to 3। Q2 इज अ फंक्शन ऑफ C बताना है प्रॉपर्ली, देखते हैं फिगर वगैरह देगा है कहीं पे। Q2 इज अ चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, और C को वेरी कर रहे हैं 1 से 3 तक, तो 2 वाला देखना पड़ेगा। इस पे बोल रहा है Q2 चार्ज, और C वेरी कर रहे हैं 1 से 3 तक, तो कैसे हमारा चार्ज वेरी करेगा इसमें, है ना। Q2 का वेरिएशन कैसे होगा C के साथ वही बताना है। तो इसके लिए पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए तो एक फिगर तो ड्रॉ करना पड़ेगा बिल्कुल। कैपेसिटर, फिर 2 कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है, और ये हमारे एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ऐसे बैटरी के साथ कनेक्टेड है। बैटरी का EMF चलो E दिया था, कैपेसिटेंस ये C दिया है, वेरिएबल कैपेसिटेंस है। ये वाला 1 माइक्रोफैराड है, और ये वाला कितना दिया था, 2 माइक्रोफैराड दिया था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वैसे कैसे होगा क्या ना, अगर मान लो यहाँ से कुछ Q चार्ज सप्लाई हुआ, Q चार्ज आसानी से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर मिलेगा जंक्शन, और इसमें मान लेते हैं Q1 चला गया,
और इससे मान लेते कितना चला गया, Q2 चला गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोला भी इसमें Q2 चढ़ जा रहा है। नाउ Q2 का एडिशन C के साथ कैसे होगा, वहाँ तक जाना है। तो वहाँ तक जाने के लिए पता है क्या करें, कुछ तो लॉजिक लगाओ अच्छे से। सबसे पहले मैं जंक्शन लॉ से Q इज इक्वल टू लिख देता हूँ Q1 प्लस Q2 लिख ही देता हूँ। नेक्स्ट, अब Q को शायद C के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखा जाए थोड़ा। Q को लिख सकते हैं क्या, Q इज़ वॉट C इक्विवेलेंट इंटू E, है ना, लिख सकते हैं। मैंने ऐसे ही लिखा वैसे ही लिखता हूँ CE। अब C इक्विवेलेंट का बात किया जाए तो ये तो 3 हो गया, और 3 और C क्या है बताओ, सीरीज़ में, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 3C अपॉन क्या 3 प्लस C इंटू E। तो ये हमारा चार्ज निकल के आ गया, ये चार्ज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये आ गया हमारा 3C अपॉन क्या 3 प्लस C और इंटू वॉट E, ये चार्ज आ गया। फिर देखो Q1 नहीं चाहिए, Q2 चाहिए, तो Q1 और Q2 मेरे ख्याल से रिप्लेस तो करना पड़ेगा, Q1 को हटाना पड़ेगा। हटा सकते हैं तो हटा देते हैं, तो हाँ हटा तो बिल्कुल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों का पैरेलल कनेक्शन है। यहीं पे समझा देता हूँ, अगर दोनों का पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज V1 और V2 मान लेते हैं, तो V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2 पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, और वोल्टेज क्या लिखा जा सकता है Q बाई C। तो लिखवाना तो इसको लिखेंगे Q1 बाई क्या C यानी 1, और इसको लिखेंगे Q2 बाई क्या C यानी 2। तो हम सिंपल क्या Q1 रिप्लेस किया जा सकता था, Q1 रिप्लेस कर सकते हैं बताओ क्या Q2 बाई 2 से, और प्लस के यहाँ पे Q2 पहले से प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में आ गया है 3Q बाई 2, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये पूरा हमारा रिजल्ट कितना आ गया 3Q2 बाई क्या 2 आ गया। अब देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल तो हो रहा है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। Q2 ढूंढ रहे थे एज अ फंक्शन ऑफ C, तो हमने निकाल तो लिया। मेरे ख्याल से लिखा जा सकता है 2CE अपॉन क्या 3 प्लस C, ऐसे लिख तो सकते हैं, 3 प्लस C ऐसे लिख तो सकते हैं। चलो यहाँ तक तो काम हो गया। अब ये Q2 एज अ फंक्शन ऑफ C आ तो गया, अब देखते हैं कौन सा इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से देखा जाए स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं होगा, C बढ़ेगा तो Q का क्या होगा, ऊपर भी C है नीचे भी C है, क्या किया जाए, मतलब थोड़ा सोचना तो पड़ेगा तुमको स्लोप लूप के बारे में, तभी काम चलेगा। स्लोप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या फिर एक काम करो जो वैल्यू दिया ट्राई करते हैं। एक बार C का वैल्यू 1 लेना था और एक बार कितना 3 लेना था, वैसे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो इफ़ C का वैल्यू मान लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था 1 माइक्रोफैराड पहले केस में लेना है, तो इट इम्प्लाइज Q2 कितना आ जाएगा, तो Q2 आना चाहिए C का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 2E बाई क्या 4, दैट इज़ लिख सकते हैं E बाई 2। चलो हो गया। और अगर क्वेश्चन में बोल रहा है C का वैल्यू 3 लेने के लिए, एक बार 3 माइक्रोफैराड, तो Q2 का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो Q2 का वैल्यू आना चाहिए अगर 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6, वेट C का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6 E एन अपॉन क्या 3 3 6 कैंसिल हो जाएगा, ये E आएगा। तो मेरे ख्याल से देख रहे हो चार्ज पहले E बाई 2 बाद में क्या E हो जाएगा, तो 400 बढ़ेगा, 400 बढ़ेगा, तो 400 एक्चुअली सब में ही बढ़ रहा है, सब में ही बढ़ रहा है, देखो नहीं सब में नहीं बढ़ रहा है, ये लीनियर वाला होगा नहीं, रिजेक्ट हो गया बिकॉज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है नहीं, और ये दिखा रहा है चार्ज क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, बचा ये दोनों। और ये देख रहे हो ये डिक्रीजिंग स्लोप का केस है और एक इसका इंक्रीजिंग स्लोप का केस है, तो थोड़ा सोच के डायरेक्ट भी बता सकते हो, या फिर मतलब वोल्टेज का भी डिस्कशन करके कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली स्लोप ही निकाल लो अगर दिक्कत लगे तो। जैसे ही हम लोग देख पा रहे हैं इक्वेशन है, इसका स्लोप ही निकाल लेते हैं। Q2 इज इक्वल टू क्या 2CE बाई 3 प्लस C है ना, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ Q2 इज इक्वल टू 2CE और क्या था बताओ 3 प्लस C, ऐसा कुछ था, प्रीवियस पेज में जाके देखते हैं ऐसा ही था क्या 2CE 3 प्लस C, 2CE 3 प्लस C। चलो ठीक है, स्लोप ही निकाल लो बेटर होगा, बिकॉज वही बताना है Q का वेरिएशन C के साथ कैसे होगा। स्लोप देख लो इंक्रीजिंग नेचर का डिक्रीजिंग नेचर का किस केस में होगा, तो डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेते हैं। और यहाँ देखा जाए कांस्टेंट क्या हमारा 2E कांस्टेंट है, बाकी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो U इंटू V फॉर्म पे डिफरेंशिएट कर लो। नीचे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 प्लस C का स्क्वायर, फिर लिखोगे 3 प्लस C U बाई V फॉर्म पे है, तो 3 प्लस C और ये हो गया DC बाई DC, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस का साइन देंगे, U को छोड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे मेरे ख्याल से फिर से ये 1 ही आने वाला है ना, मतलब क्या 0 प्लस 1 आने वाला है। तो हो गया डिफरेंशिएशन, काफ़ी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक पार्ट कैंसिल हो गया, और देखा जाए तो आ रहा है कितना, ये तो आ रहा है 2E और ये वाला पार्ट का सिंप्लीफिकेशन, मेरे ख्याल से C और C भी कैंसिल हो गया, तो मिल रहा है कितना बताओ इंटू 3, और नीचे लिख सकते हैं बताना 3 प्लस C का क्या स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो A आ गया हमारा 6E अपॉन कितना 3 प्लस C का क्या वोल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये स्लोप मिला, समझ पा रहे हो, स्लोप मिल गया। और देखा जाए तो ये जो स्लोप है ना dq बाई DC कैसे नेचर का है, अगर C बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो स्लोप है क्या होगा, तो ऑब्वियसली C के साथ इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, यानी स्लोप अगर C बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा, घटेगा, स्लोप डिक्रीजिंग नेचर का होना चाहिए। तो स्लोप डिक्रीजिंग नेचर यानी डिक्रीजिंग नेचर का स्लोप हमारा ऑप्शन बी ही राइट है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी। पर एक चीज़ तुम यहीं से वेरीफाई कर सकते थे, मुझे लगा अभी, और ये स्लोप पॉजिटिव भी आ गया, स्लोप कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया है ना। तो स्लोप पॉजिटिव हमारा किस केस में, इसमें स्लोप हमारा पॉजिटिव है और इसमें स्लोप पॉजिटिव नहीं होगा, करना तो पड़ता वो काम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी फिट बैठ रहा है, स्लोप हमारा डिक्रीजिंग नेचर का है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। चलो क्लियर है, मेरे ख्याल से देख लेना, फुली क्लियर है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देखा जाए मेरे ख्याल से क्या लगा था हमारा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर पे चार्जेस कितना आएगा। ये क्लियरली चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन है और यहाँ देखोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होंगे। तो पैरेलल कनेक्शन है, बताओ क्या लिख सकते हैं 8 माइक्रोफराड। और ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन है तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं Q0 1 माइनस ई टू द पावर क्या माइनस टी बाई टाउ लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो ये साइड में कहीं निकाल लिया जाए, जैसे Q0 अगर कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम चार्ज तो Q0 क्या होता है हमारा EC होता है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख देना बस। E कितना हमारा 10 वोल्ट है और C इक्विवेलेंट देखा जाए तो कितना है हमारा 8, यानी ये 80 आ गया। ओके नीचे चले आते हैं। इसके बाद देखा जाए टाउ होता है क्या टाइम कांस्टेंट, दैट इज व्हाट CR। C देखा जाए तो हमारा 8 है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और रेजिस्टेंस देखा जाए तो कितना दिया था 20 दिया था। 8 2 जा 16, ये आ गया 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है तो ये मिला हमारा। इसके बाद और अच्छे से देखा जाए तो टाइम कितना दिया था 16 मिली से, आई थिंक सेम ही आ गया। ये लिखा जा सकता है 0.16 मिली सेकेंड तो लिख ही सकते हैं। तो T बराबर टाउ आ गया और ये तो स्पेशल केस है ना, ऐसे भी जानते हो 63% चार्ज हो जाता है इसमें। T बराबर क्या आ गया टाउ आ गया, ये भी इतना ही दिया था, टाइम भी इतना दिया था। ये तो स्पेशल केस हो गया 63% चार्ज होता है। समझ आ रहा तो काफ़ी अच्छा, नहीं तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लो। Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q0 और 1 माइनस T बराबर टाउ यानी -1 और लिख सकते हैं Q0 का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, ये 80 निकाले थे और ये हो गया 1 माइनस 1 बाई क्या E। तो 1 माइनस 1 बाई E कितना आता है, ये तो हमारा आता है 0.63। ठीक है और अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आना चाहिए, तो 8 3 ज़ा 24 और 8 6 ज़ा 48 यानी 50 यानी 50.4 आना चाहिए। इतना हमारा माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, बिकॉज ये माइक्रो में ये माइक्रोकूलम का ही चार्ज होना चाहिए ना ऑब्वियसली, बिकॉज ये हमारा माइक्रो में था, यहाँ पे इसी को मुझे माइक्रो में लिखना चाहिए था, माइक्रोकूलम का चार्ज। ओके नेक्स्ट बता रहा इतना चार्ज होना चाहिए था। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछा है, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो ईच कैपेसिटर यानी बताओ आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा इस पे आधा इस पे। तो क्लियर सा बात है, हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्यूट का वो इसका आधा कर लेना, इसका आधा बताओ कितना हो जाएगा 25.2 हो जाएगा माइक्रोकूलम, ये चार्ज होगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, C राइट हो गया, ऑप्शन C सही है इसका। होपफुली क्लियर है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट वाला पार्ट मेरे ख्याल से ट्रैजेक्टरी बताना है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, ट्रैजेक्टरी बताना है कौन किसका है। मैग्नेटिक फील्ड देख पा रहे हो कैसा है, पेपर इनवर्ट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा पेपर इनवर्ट्स था और अगर यहाँ से पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, जैसे मान लेना ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी इज व्हाट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, सबका सब सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में मूव करना चाहिए। और फोर्स का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो Q V क्रॉस B से मिलना तो चाहिए था, ऐसा करने से मिलना तो चाहिए था। ठीक है ओके, देखा जाए तो एक तो क्लियर है, न्यूट्रॉन तो बिल्कुल सीधा जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल चार्ज नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन बिल्कुल सीधा जाएगा। C तो न्यूट्रॉन है ना, ये C हमारा क्या न्यूट्रॉन है, तो C तो न्यूट्रॉन हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन पूछा नहीं है, पूछा किसके बारे में कि कौन सा अल्फा पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी है। तो अल्फा इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो V क्रॉस B करना, तो देखो 2 पेन चाहिए कम से कम, मैं ऐसे ले लेता हूँ। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। अच्छा से देखो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो अगर ये V क्रॉस P में करूँ, P से B की तरफ जाऊँ तो थंब इधर जा रहा है, थंब इधर जा रहा है, तो इधर फोर्स लगना चाहिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे। तो इधर दोनों पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं, ये और एक ये वाला है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हो, ये वाला A और ये वाला B में डिफरेंस क्या है। तो अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे ना तो एक छोटा सर्कल बनेगा, समझ पा रहे हो, लेकिन इसको प्रोड्यूस करेंगे तो रिलेटिवली क्या होगा, एक बड़ा सर्कुलर ट्रैजेक्टरी बनेगा। तो इससे ये समझ पा रहा है कि B का हमारा जो रेडियस है वो ग्रेटर है देन व्हाट A। अब नौ दो पॉजिटिव पार्टिकल इधर ही आएगा, ये दोनों पॉजिटिव, इतना तो क्लियर हो गया बिकॉज रूल को कॉपी कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और A भी कैसा हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देखा जाए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन कौन था, प्रोटॉन था और अल्फा पार्टिकल था ना, सबका सब एंटर किया था, इक्वल वेलोसिटी से एंटर किया था। तो इसके बाद पता है रेडियस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला सब लोग जानते हो क्या लिखा जा सकता है, mv बाई क्या QB। अब देखो वेलोसिटी एज पर क्वेश्चन वेलोसिटी सबका सेम है, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या सेम है, यानी स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करेगा होगा क्या। तो देखा जाए किसका मास बाई चार्ज का रेशियो, अल्फा पार्टिकल ढूंढना है। तो अल्फा पार्टिकल का देखो दोनों का लिख ही देते हैं। अगर मान लो अल्फा पार्टिकल का मास बाई चार्ज का रेशियो लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज व्हाट वेट, ऐसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनल करके लिखते हैं। अल्फा का लिखेंगे बताओ क्या, ये मास क्या होगा 4m होगा और चार्ज कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा कितना बताओ क्या लिखा जा सकता है, सिंपली 2m/e लिख सकते हैं, है ना। तो r अल्फा 2m/e आ गया, r अल्फा आ गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट 2m/e आ गया। लेकिन वही देखा जाए प्रोटोन का, यहीं भी कर लेता हूँ। तो प्रोटोन का डायरेक्टली लिखा जा सकता है, प्रोटोन का डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान देना कितना मास बाई चार्ज। तो ये तो सिंपली क्या लिखोगे m/e लिखोगे, m/e क्लियर है। तो इसे ये समझ पा रहा है किसका ज़्यादा है, रेडियस किसका ज़्यादा होना चाहिए, अल्फा का रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, समझ पा रहे हो, बिकॉज मास बाई चार्ज के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस हमारा अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो वैसे ही इसमें क्लियर सा बात है, बड़ा वाला क्या होगा अल्फा होगा, ये बड़ा वाला क्या होगा अल्फा पार्टिकल होगा, और यही ढूंढना था शायद।
तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन राइट होगा, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी। तो बी यानी बी है, बी का बी दिया था, तो बी ऑप्शन राइट हो गया इस क्वेश्चन का। देख लेना अच्छे से, क्लियर है कि नहीं। 13 देखते हैं। तो 13 में देखा जाए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट वायर है, बहुत सारे स्ट्रेट वायर्स था और सब में करंट हमारा क्या सेम फ्लो कर रहा है और एडजेसेंट वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, जैसा कि देख पा रहे हो। वैसे कि इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे पूछा गया कितना होगा। तो ये अगर देखा जाए, मैं चलो फिगर ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा पहले ऐसे ड्रॉ कर ही लेते हैं रेफरेंस के लिए। ये रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया ऐसे ही, और फिर से यहाँ से देखा जाए तो ये करंट है, ये पहले वायर में, ये दूसरे वायर में, ये तीसरे वायर में, और थोड़ा प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसको, और ये चौथे वायर में। ऐसे करंट हमारा फ्लो हो रहा है सारा, ठीक है। और देखा जाए डिस्टेंसेस वगैरह, ये वाला पॉइंट पी हो गया हमारा जहाँ पूछा जा रहा है। थोड़ा ध्यान दोगे तो आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा सारा केस। ऐसा कितना वायर है बताओ, इनफाइनाइट वायर है, बहुत सारा वायर है। डिस्टेंसेस कितना कितना दिया था, ये वाला डिस्टेंस दिया था ए दिया था, अगेन ये वाला डिस्टेंस ए दिया था, एंड इसी पैटर्न में चलते जाएगा। फिर से डिस्टेंस क्या ए, और फिर से डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं ए, इसी पैटर्न में डिस्टेंस चलते जाएगा। एंगल वगैरह देख पा रहे हो 30 दिया था ना, तो ये एंगल 30 दिया है और ये एंगल भी कितना दिया, 30 दिया है। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया था एक्स वाई और क्या जेड। तो वैसे इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट पी पे, ध्यान देना, तो एक एक करके निकाला जाए। इनफाइनाइट वायर है, बहुत सारा वायर है, एक एक करके निकालते हैं। पहले इसी वायर पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये फर्स्ट वायर पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो सब लोग जानते हो फाइनाइट लेंथ का वायर है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई क्या 4 पाई आई बाई डी, और क्या लिख सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस क्या साइन थीटा 2, ये फार्मूला होता है। नहीं काम करो पर एक साथ ही सबको लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ये फार्मूला होता है। अब अगर मान लो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सबकी वजह से निकालना पड़ेगा। मान लो नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था तो सबकी वजह से निकालना पड़ेगा, ड्यू टू फर्स्ट वायर, ड्यू टू सेकेंड वायर, ड्यू टू व्हाट थर्ड वायर, ड्यू टू फोर्थ वायर, और ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, चलते ही जाएगा, बताओ टिल इन्फिनिटी चलते जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट हम लोग को करना है ना, तो यहाँ से देखो कांस्टेंट क्या हमारा, कांस्टेंट क्या है देखा जाए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई। करंट भी सब में सेम ही फ्लो हो रहा है और ये एंगल भी सबके लिए सेम ही है, ये सब तो कांस्टेंट है ही। और डिस्टेंस के बारे में सोचा जाए ना, तो डिस्टेंस देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। जैसे D1 निकालते हैं, पहले वायर का डिस्टेंस निकालते तो क्या होता है a cos 30 होता। दूसरे वायर का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता, 2a cos 30 हो जाता। तीसरे वायर का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, 3a cos 30 हो जाता है। यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ कॉमन लिया जा सकता है, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं बोलना। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन आ गया, करंट तो सब में सेम ही है, और डिस्टेंस में से शायद देख पा रहे हो a cos 30 कॉमन लिया जा सकता है, ले लो a cos 30 भी कॉमन ले लो, हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ये भी तो पूरा कॉमन ही आ रहा है, तो साइन 30 प्लस साइन 30 दैट इज वर्ड क्या, हाफ प्लस हाफ डायरेक्ट लिख लेते हैं, हाफ प्लस हाफ, इतना पार्ट कॉमन आ गया, क्लियर है। इसके बाद जो रह जाएगा वो यहाँ ब्रैकेट में मुझे लिखना चाहिए था, बट यहाँ स्पेस नहीं है, समझ पा रहे हो। तो ये कॉमन आया है, और कॉमन होने के बाद जो रह गया ब्रैकेट वाला टर्म वो यहाँ लिखा जाए, इसके साथ प्रोडक्ट में ही होगा, समझ पा रहे हो। कॉमन के ये पूरा कॉमन लेने के बाद ये तो पूरा कॉमन आ गया पहले वाले पार्ट में। तो पहले वाले पार्ट में बस क्या बचेगा 1 बाई 1, और डायरेक्शन देखते जाना। अगर लगाते हैं पाम रूली लगाते हैं तो बाहर होगा, इसके वजह से क्या होगा बाहर, इसके वजह से क्या होगा अंदर, फिर बाहर फिर अंदर, समझ पा रहे हो। तो बाहर यानी क्या हो गया के कैप हो गया, बाहर यानी क्या हो गया के कैप। चलो प्लस देखो फिर से सब कुछ कॉमन आ चुका है, और डिस्टेंस बस रहेगा जैसे ये 1 बाई D1, 1 बाई D2, 1 बाई D3 ऐसा सोचना है। तो डिस्टेंस में ये कॉमन आ गया था, दूसरे 1 बाई D2 में क्या रह जाएगा, सिंपली अच्छे से सोच के देखो 1 बाई 2, बट इसका डायरेक्शन अभी जस्ट हमने डिसाइड किया था, इसके वजह से डायरेक्शन क्या होगा इनटू द प्लेन होगा, इसलिए क्या होना चाहिए माइनस के कैप होना चाहिए। फिर लिखोगे 1 बाई D3, ये पार्ट कॉमन है, तो 1 बाई D3 का मतलब क्या हो गया प्लस 1 बाई 3, और लॉजिकली साथ समझ पा रहे के कैप होना चाहिए, तो एक बार और लिखना पड़ेगा एटलीस्ट, है ना। तो प्लस 1 बाई D4, D4 में क्या आ जाएगा 4 कॉमन आएगा, और ये क्या आना चाहिए फिर से माइनस के कैप आना तो चाहिए ऐसे, और ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, चलते ही जाएगा टिल बताओ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ये चलते जाएगा। वैसे इसमें देखा जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा काम हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक से देखा जाए। ये वाला पार्ट का सिंप्लीफिकेशन, तो cos 30 √3a बाई 2, ये तो 1 हो गया, तो लिख सकते हैं √3 म्यू नॉट आई, ठीक है, √3 म्यू नॉट आई बाई लिख सकते हैं, वेट √3 तो नीचे होना चाहिए था, मैंने सही नहीं लिखा है, फिर से देखना, क्या लिख सकते हैं √3 बाई 2 होगा, तो हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई, ये सही होना चाहिए था। और क्या लिख सकते हैं 4 √3 पाई ए, ये हमारा पार्ट कॉमन वाला पार्ट हो गया, और ये तो 1 ही हो गया ना। ये ब्रैकेट वाला टर्म है ना, ब्रैकेट वाला टर्म लिखा जा सकता है 1 माइनस 1 बाई 2, फिर क्या लिख सकते हैं प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता जाएगा टिल बताओ इन्फिनिटी तक। और कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ के कैप, कॉमन क्या ले सकते हैं के कैप। तो ऐसा रिजल्ट निकल के आ रहा है। और थोड़ा बहुत मैथ जानते हो तो ये सीरीज जाना पहचाना तो लग रहा होगा। सीरीज बताओ किसका एक्सपेंशन है, लॉग 1 + x का ना, तो बस वो लॉजिक लगा लो, मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। मुझे नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा या नेक्स्ट पेज में चली ही जाता हूँ। 2 म्यू नॉट आई, तो बी इज़ वॉट 2 म्यू नॉट आई, और सर मिला था 4√3 पाई ए, ऐसा मिला था। बाकी जो सीरीज़ बन रहा था ना ये वाला 1 - 1/2 + 1/3
-1/4। ये सीरीज़ बताओ कहाँ तक जा रहा है, टिल इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस सीरीज़ के बारे में सोचोगे, थोड़ा बहुत मैथ्स जानते हो तो यहाँ देखो log 1 + x का एक्सपेंसन शायद इससे फिट बैठ जाएगा ना। सब लोग जानते हो क्या होता है, x होता है -x²/2 होता है प्लस x³ 3 होता है -x⁴ क्या होता है 4 होता है, और ये प्रोसेस रुकेगा नहीं टिल इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे केस में थोड़ा सोचा जाए इससे मिलाने के लिए क्या किया जाए, सोच के देखो। अगर x का वैल्यू 1 ले लेते हो काम हो जाएगा, है ना। log अगर मान लो x का वैल्यू 1 लेते हैं तो काम हो जाएगा 1 -1/2 + 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा टिल बताओ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और अगर ऐसा है तो ये वाला वैल्यू कितना लिख सकते हैं, log 2 लिख सकते हैं सिंपली। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया 2 μ0I 4√3 πa, और लिख सकते हैं क्या log 2 ले सकते हैं, log 2। तो log 2 लिख लिया। ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं। और हाँ k कैप भी था ना, डायरेक्शन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, k कैप डायरेक्शन भी लिखना ज़रूरी है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, अब बताना ऐसा कोई ऑप्शन है। ये लग रहा होगा लेकिन ये नहीं है शायद, ये वाला सही होगा ना, बिकॉज अगर इसको तुम यहाँ लेके जाते हो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सही आंसर क्या ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही होना चाहिए। μ0I लिख सकते हैं ln क्या 4, और नीचे लिख सकते हैं 4√3 πa j कैप। ये राइट आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, देख लेना सही है ना, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए यहाँ पे, तो 14 में क्या दे रखा था, मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है और ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, और एक पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज दे रखा था, मूव कर रहा है ओरिजिन से अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, मतलब वही लोरेंट्ज फोर्स वाला केस हो गया। और कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। एक पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं ओरिजिन से और इसका वेलोसिटी इस वाले कोऑर्डिनेट पे ये हो गया, तो उस एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछा गया है। इसका वाला फिगर ड्रॉ कर लिया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। मान लेना एक्स एक्सिस, ये वाला मान लो वाई एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस तो समझ पा रहे हो परपेंडिकुलर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फील्ड हमारा कैसे डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्टेड है, ये ई नॉट लिख लेते हैं, बस मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, डायरेक्शन दिखा दिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड कैसे डायरेक्टेड है, के कैप। तो चलो ये हमारा के कैप होगा ना, तो एक्स वाई जेड इधर होगा, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और इसका वैल्यू कितना दिया, बी नॉट दिया है, मैग्नीट्यूड लिख लिया, डायरेक्शन दिखा दिया। नेक्स्ट, पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं यहाँ ओरिजिन से, तो मान लेना ओरिजिन पे पार्टिकल था हमारा प्लस क्यू, मास एम मान लेते हैं फिलहाल के लिए ऐसी, है ना। इसके बाद जैसे ही इसको छोड़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर फोर्स ही नहीं लगाता अगर ये नहीं होता तो, बट सिंस ये है, बताओ ये इसको क्या कराएगा, एक्सेलरेट कराएगा इस वाले डायरेक्शन में। तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगा इस वाले डायरेक्शन में, पहले तो एक वेलोसिटी आता है, और इस वेलोसिटी की वजह से होगा क्या, देखो यहाँ पे रेस्ट में था शुरू में, रिलीज कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे रेस्ट में था, इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट कराएगा, और साथ साथ बताओ मैग्नेटिक फील्ड पे से फोर्स लगाएगा, कितना बताओ, F = QV×B, वही फार्मूला QV×B ऐसे लिख सकते हैं। ओके, वैसे किस में देखा था, फिर से चेक करो, V×B करके देख लें। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड दिस टाइम। तो अगर V×B करते हैं तो थंब नीचे जाएगा, यानी फोर्स नीचे लगना चाहिए, तो इसका जो ट्रैजेक्टरी है ना, ऐसा चेंज होने लगता है, ऐसा चेंज होने लगता है ना। थोड़े टाइम के बाद मान लो जब यहाँ चला गया, इसका कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखा है कि ये वाला मान लो x0, y0 मान लेना, मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ, जो आएगा अपने आप आ जाएगा। इसके बाद इस कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी दे रखा है, तो टेंशन ड्रॉ करके ऐसे मान लो वेलोसिटी डिसाइड करते हैं, तो वेलोसिटी इस कोऑर्डिनेट पे दे रखा था, कितना दिया था, 4 पहले है ना, 4 पहले लिखना चाहिए था। तो इस कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी दे रखा है, मैं लिखता हूँ, वेलोसिटी दे रखा था हमारा 4i कैप माइनस 3j कैप। आई थिंक ठीक ही ठाक है। इसका x कंपोनेंट ऐसा, y कंपोनेंट नीचे मिलेगा, ठीक ही ठाक है। इसके बाद पूछा जा रहा है x0 का वैल्यू होगा क्या, तो x0 का वैल्यू निकलेगा कैसे, ये तो बड़ा मतलब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचोगे तो x0 का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो पता है थोड़ा अगर लॉजिक सही से लगाओ तो शायद हो जाएगा। पता है पार्टिकल शुरू में रेस्ट में था, ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया था, बस इसके बाद मूव करना स्टार्ट करेगा फील्ड की वजह से। तो अगर ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया और पार्टिकल का स्पीड बदला, तो बताओ किसकी वजह से स्पीड बदला होगा। सब लोग जानते हो मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये कभी स्पीड को नहीं बदल सकता है, ये बस डायरेक्शन बदलता है, नॉर्मल फोर्स होता है ये। तो स्पीड बदला होगा बस किसकी वजह से, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। तो उस पर ही काम करते हैं। तो स्पीड इसका बदल रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम का यहाँ पे हेल्प ले लेना। और ये जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा किसकी वजह से होगा, यहाँ पे काम किसने किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी बदल ही नहीं सकता, तो ये लिख लेंगे। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ये तो निकाल ही सकते हैं, ½ mv² माइनस का इनिशियली जीरो था, रेस्ट में था, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखना चाहिए बताओ, वही लिखोगे इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू व्हाट, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ऐसे लिख लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखेंगे, सिंपली हम लोग क्यू ही लिखेंगे, क्यू, और ई का वैल्यू दे रखा था, कितना दिया था, E0I कैप दिया था। चलो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, E0I कैप दिया था। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हमारा, x0I कैप, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और क्या y0j कैप लिख सकते हैं, प्लस क्या y0j कैप ऐसे लिखा तो जा सकता है, हो गया। फिर इस वाले साइड में चलेंगे तो ½ mv², हाफ मास रहने दो, लेकिन शायद स्पीड दे रखा है, मैंने देखा, समझ पा रहे हो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लेना, और क्या, बस काम हो गया। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, क्यू,
ई नॉट एक्स नॉट, और ये तो 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, और ये देखा जाए तो क्या आ गया 25 m बाई क्या 2 आ गया, ऐसा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक्स कोऑर्डिनेट ही पूछा गया था, देखा था यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा, तो लिखा जा सकता है 25 m बाई क्या 2 q ई नॉट, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए था। कुछ तो मिल रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ और दिया था, स्पेसिफिक चार्ज दिया था ना, चार्ज बाई मास दिया था, तो चार्ज बाई मास को क्या मानना है, अल्फा मानना है, तो अल्फा मानोगे तो मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना, तो लिख सकते हैं 2 अल्फा और ये ई नॉट ऐसे लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट होना चाहिए, देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इस क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा गया, डिस्टेंस ये हो रही है, ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन है, बड़ा फेमस है। जैसे देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो मान लो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये सॉलिड वायर है, ऐसे मान लो करंट हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, मान लो ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, और ये लॉन्ग वायर है, चाहो तो ऐसे डॉट डॉट दिखा देना, इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका रेडियस मैंने देखा था, रेडियस कितना दिया, ए दिया है, देख लो, तो इसका रेडियस दिया था, ए दिया था। इसके बाद इसके नियर बाई रीजन है मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड दो जगह पूछा जा रहा है, A/3 पे पूछा जा रहा है, जैसे ध्यान देना ये एक्सेस हो गया, तो अगर पॉइंट A/3 का बात करें तो ये मेरे ख्याल से अंदर में ही होना चाहिए, तो R = A/3 पे पूछा जा रहा है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, और सेकंड केस में कहाँ पूछा जा रहा है, 2A पे पूछा जा रहा है, थोड़ी दूरी पे, मान लो यहाँ पे मान लेते हैं डबल डिस्टेंस, तो पॉइंट Q मान लिया जाए इसको, और ये R = क्या 2A पे पूछा जा रहा है, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एक पॉइंट अंदर है और एक पॉइंट क्या बाहर है, तो देखा जाए अगर मान लो पॉइंट P पे निकालना है, तो पॉइंट P पे निकालना है, तो याद तो होगा फार्मूला इनसाइड वाला फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई आर बाई क्या, तो चलो वो लिख लिया जाए, म्यू नॉट आई आर बाई क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये फार्मूला लगाते हैं पॉइंट P के लिए तो यूज़ किया जाए, देखते हैं कितना मिल रहा है, तो ये निकल के आना चाहिए म्यू नॉट आई, ये आर हमारा डिस्टेंस हो गया, कितना दिया था A/3 दिया था, और नीचे वाला पार्ट देखा जाए तो 2 पाई आर, तो रेडियस कितना दिया है हमारा, रेडियस ए दिया था, तो ए का स्क्वायर लिख लेते, सॉरी रेडियस ए दिया है, हाँ ठीक है, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया जाए। वैसे किस पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लिया जाए, लिख सकते हैं, बताओ कितना, म्यू नॉट आई, एक तो ए कैंसिल होगा, और ये आ गया 3 2 6 पाई ए, ऐसा आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें क्यू पे, तो क्यू मेरे ख्याल से बताओ कहाँ लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, बाहर का फार्मूला क्या होता था, म्यू नॉट आई बाई क्या 2 पाई आर, ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख देना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे 2A कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा म्यू नॉट आई बाई क्या लिख सकते हैं 4 पाई ए आ गया, और ये इसका रेशो पूछा गया ना, इनसाइड बाई आउटसाइड, हाँ ठीक है, इनसाइड बाई आउटसाइड का रेशो पूछा गया था, तो लिख देना, बताओ क्या लिख सकते हैं, BP बाई BQ कितना आ जाएगा, डिवाइड करने से बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पाई ए, ये और ये पाई ए कैंसिल हो गया, और भी देख ही रहे हो, चाहो तो नीचे लिख सकते हो 6, इनवर्स ऊपर चला जाएगा 4, यानी आंसर कितना आ गया 2/3 आना चाहिए, तो देखो तो 2/3 ऑप्शन में है क्या, हाँ एक ऑप्शन है 2, तो ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए, देख लेना ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। 15 के बाद देखा रहे ये वाला 16 क्वेश्चन 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये लूप दे रखा है, करंट कैरिंग लूप, और इसका क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये पूछा गया। तो सब लोग जानते हो करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो M/IA लिखते हैं, जहाँ ए का डायरेक्शन कैसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखा जाए ना तो मेरे ख्याल से चलो फिगर मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ थोड़ा कन्वीनियंस के लिए, क्या क्या दिया था, ये वाला y दिया है, ये वाला z दिया है, और ये वाला क्या दिया है, x दिया है, x y z। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लूप को दिखाएंगे, उसको थोड़ा प्रोसीड कर लिया जाए, तो चलो ऐसा हमारा लूप है शायद, और इसमें जो नाम दे दिया जाए, नेमिंग कहाँ से स्टार्ट है, A B C D E और ये F, और इसमें करंट हमारा फ्लो कर रहा है, देख पा रहे हो कैसे, तो ये करंट का डायरेक्शन, तो इस तरीके से करंट हमारा फ्लो हो रहा था, और डायमेंशंस वगैरह दे रखा था AB, तो पूछा जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट होगा कितना, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि लूप पर है बेंड शेप का है, और दो अलग अलग प्लेन है, ये वाला लाई कर रहा है एक्जेक्ट प्लेन में, और ये वाला लाई कर रहा है क्या XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो वैसे किसमें ठीक है, सिंगल स्टेप में तो होगा नहीं, पर है थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्लोज लूप बनाने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लो, सबसे सिंपल तरीका पता है क्या, अपने मन से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कुछ ऐसे ध्यान देना, मैं इसको अलग कलर से ही दिखाता हूँ, ऐसे देखो अपने मन से कंस्ट्रक्शन ऐसे कर लेना, और इसे मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसा करने से पता है होगा क्या, ये क्लोज लूप बन जाएगा ये वाला, लेकिन ऐसा कर तो नहीं सकते, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक और कंस्ट्रक्शन ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे, तो ये भी एक क्लोज लूप बन जाएगा, और ये दोनों करंट एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट, तो किया जा सकता है ऐसा। नाउ इस क्लोज लूप का बताओ मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है, तो इस क्लोज लूप का नाम क्या है, ABCDA, तो मान लो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था लूप ABCDA का, तो पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, करंट A और एरिया क्या हो गया, AB हो गया। रहा बता अगर डायरेक्शन सोचना है तो राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लेना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है XY प्लेन में ऐसे, तो थंब ऊपर जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, K कैप होना चाहिए था। फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे दूसरे वाले लूप की वजह से, मतलब क्या है लूप का नाम, ADEFA लिख सकते हैं,
अगेन देखो करंट आई और एरिया क्या होगा, सेम होगा ए बी, और इस पर देखोगे लाई कर रहा है ये एग्जैक्ट प्लेन में, तो अगर ऐसे रखोगे करंट के डायरेक्शन में कर्ल रखोगे तो थंब इधर जाएगा वाई डायरेक्शन, तो ये होना चाहिए जे कैप होना चाहिए था, ये जे कैप होना चाहिए था। हो गया दोनों मैग्नेटिक मोमेंट। देखा था जे और के, तो मेरे ख्याल से दोनों क्या परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग पूछा है, चलो अलग अलग ही निकाल लेते हैं। अगर मान लो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मेरे ख्याल से बोथ आर परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, √2 IAB, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है। और डायरेक्शन का बात करें तो यूनिट वेक्टर से दिखा सकते हैं, तो इसका अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ निकाला था, सॉरी, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स व्हाट, मैग्नीट्यूड। अगर डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करने से IAB कैंसिल हो जाएगा, बस क्या बचेगा k/√2 और j/√2, k/√2 j/√2। तो मेरे ख्याल से ठीक है, ऑप्शन भी राइट होना चाहिए, और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। हाँ सही है, ऑप्शन भी राइट होगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देख लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं क्या है। दो मैग्नेट था AB, आइडेंटिकल है, और कैसे अरेंज कर रहे हैं फिगर में देखा रखा है, और देयर लेंथ, इनका लेंथ नेग्लिजिबल मान के चलना है एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। मैग्नेटिक नीडल बताओ रख दी है एक पॉइंट पी पे और डिफ्लेक्ट हो रहा है थीटा एंगल से। रेशियो पूछा जा रहा है D1 D2 का। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन पढ़ा ना हमने, इसका फिगर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सब क्वेश्चन शायद किए होंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 70 नहीं है, तो एक हमारा मैग्नेट ऐसे रखा है और एक मैग्नेट शायद देख पा रहे हो ऐसे रखा है। पोल्स दिखा रखा है साउथ नॉर्थ, और ये पोल्स दिखा रखा है साउथ और क्या नॉर्थ। इसके बाद एक पॉइंट हमने कहीं पे यहाँ पे लिया है, और इस पॉइंट को P से इंडिकेट करते हैं, और इस पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है दोनों मैग्नेट से। पहले मैग्नेट से डिस्टेंस मान लो D1 है, और इस वाले मैग्नेट से डिस्टेंस कितना दिया था, D2 दिया था। इसी डिस्टेंस का रेशियो पूछा गया। क्लियर है। इसके बाद मैग्नेट या मैग्नेट भी लिखा हुआ है, कुछ भी मान लो, फर्स्ट या सेकंड भी मान सकते हो। ये मान लो फर्स्ट मैग्नेट मान लेना, ये वाला मान लेना क्या सेकंड मैग्नेट। तो यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। सब लोग जानते हो मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। तो अगर ऐसा है मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा और इसको छोड़ दिया जाए। इसको छोड़ के बताओ ये वाला पॉइंट, इस मैग्नेट के लिए पॉइंट कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पर सब लोग जानते हो इस मैग्नेट, जो मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे। तो फर्स्ट मैग्नेट का ये फील्ड हो जाएगा, और फर्स्ट मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में याद है 2kp/x3, वैसे यहाँ पे लिख लेना। क्या लिखोगे, 2μ0/4π, और क्या लिखना पड़ेगा, m/D1³ ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेकेंड मैग्नेट के बारे में सोचेंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डायरेक्टेड है नीचे, तो इसका फील्ड कैसे डायरेक्टेड होगा ऊपर, बिकॉज इसके लिए कैसा पॉइंट है, इस मैग्नेट के लिए पॉइंट कैसा इक्वेटोरियल है, तो ये नीचे, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से कहाँ होगा, ऊपर होगा, ऐसे दिखा सकते हो। ये हमारा B2 होना चाहिए। नाउ B2 क्या लिख सकते हैं, एक्सियल पॉइंट है, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट है, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग, तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट का बात करें तो ये होना चाहिए ऐसा कुछ, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपास हमारा डिफ्लेक्ट होगा, इसलिए ऐसा दिखाया गया था। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है, डायरेक्शन बस पूछ रहा है। देखा जाए तो उसको प्रोसीड अगर प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एंगल दिया था थीटा दिया था, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और ऐसे कैसा बताओ, अगर थीटा निकालना है तो चलो tan थीटा लिख देते हैं, और tan थीटा मुझे क्या लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्या लिखना चाहिए, B1/B2 ऐसे लिखना तो चाहिए था। अगर B1/B2 करें तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और रहेगा क्या, B1 की जगह लिख सकते हैं 2D1³, और B2 का D2³ ऊपर चला जाएगा ऐसे कुछ, D2³। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा कितना आ रहा है, पूछा गया था किसका रेशियो, देख लेते एक बार अच्छे से किसका रेशियो पूछा है, D1/D2 पूछा है ना। तो अगर यहाँ D1/D2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, ठीक है। तो यहाँ से देख पा रहे हो D1/D2 अगर कैलकुलेट किया जाए, इसका क्यूब एक जगह लिख ही लेते हैं, तो ये 2/tan थीटा नीचे आएगा, और tan थीटा को ऊपर लेके जाए तो cot थीटा आ जाना चाहिए, और ऐसे कैसा बताओ, पावर हटेगा तो इस पर क्यूब चढ़ेगा, समझ पा रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, पावर हटेगा तो क्यूब चढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन राइट हो गया इसका, तो ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। होपफुली क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, 18 में पता है क्या दिया है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, जिसका वैल्यू दे रखा है। तो ऐसे कि इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, -m.b लिख सकते हैं, जैसे वहाँ p.e होता था, यहाँ m.b होता था, -mb cos थीटा लिखा जा सकता है। नाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा। और ऐसे कैसे -m कितना दिया, मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया था, तो 0.4 दिया था, और देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 0.16 दिया था। 16 4 जा कितना, 64, यानी -0.064, ये हमारा जूल, इतना जूल एनर्जी होना चाहिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए था, देख लेना। होपफुली क्लियर है। कुछ क्वेश्चन इजी भी है जो कि करना ही चाहिए, ये भी इजी था, सारा इजी है, बहुत सारा।
ये आ रहा होगा जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 लेयर है और ऐसे कैसे पूछा जा रहा है रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक लेयर्स। ओके मेरे ख्याल से ऐसे फिल करोगे सब लोग समझ पा रहे हैं। कि क्या बन जाएगा, 2 कैपेसिटर बन जाएगा। यहाँ से देख लेना, पर ये ऐसा था पहले, ऐसा था और मान लो इसको पहले ऐसा डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग समझ पा रहे हैं जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है ना। तो मान लेते हैं अगर इसका कैपेसिटेंस C है, थोड़े टाइम के लिए इमेजिन करें इसका C है तो इसका डिस्टेंस डबल है। किसी एक का C मान लो, अच्छा चलो जैसे लिखे वैसे लिखते हैं। इसका अगर मान लो C है तो उसका डिस्टेंस क्या है, डबल है। डिस्टेंस डबल होने से बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर ये C है तो ये क्या होगा, C/2 होना चाहिए। ठीक ठाक है। इसका जैसे ही हम लोग क्या फिल करेंगे, डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या K1 टाइम्स बढ़ेगा यानी 2C हो जाएगा और इसका ये बढ़ेगा K2 टाइम्स यानी 6C/2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। इसको थोड़ा टाइम के लिए C1 मान लेना और इसको भी कहीं लिख लो, ये C2 मान लेना। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा एक सर्किट डायग्राम इसका बनाएंगे अगर, तो ये कैसा कनेक्शन आना चाहिए, समझ पा रहे हो, सीरीज़ कनेक्शन है। और ये पहला वाला कैपेसिटेंस कितना आ गया 2C और ये वाला कितना आ गया हमारा, ये आ गया 3C आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, ये हमारा 3C आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो देखो, सीरीज़ कनेक्शन है, अगर मान लो कुछ बैटरी लगाते हैं तो 400 सेम ही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो चाहिए ना, तो V = क्या होगा, Q/C होगा। और सीरीज़ में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, चार्ज सेम होगा तो इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। तो अगर मान लो V1/V2 निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से लिखना पड़ेगा C2/C1 ड्यू टू इन्वर्स रिलेशन। नाउ C2 कितना निकला हमारा 3C निकला है और ये कितना निकला है 2C निकला है। तो C और C कैंसिल हो जाता और आंसर आ जाता 3/2। तो मेरे ख्याल से हाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन D सही होता, ऑप्शन D सही होता। देख लेना, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, इजी क्वेश्चन था, देख लेना। 20 देखते हैं। तो 20 अगर देख पाओगे ना, ये मेरे ख्याल से हाँ हिस्टैरिसीस लूप का क्वेश्चन है और देखा जाए क्या पूछा गया, B वर्सेस H ग्राफ है जैसा कि होता है रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और सैचुरेशन करंट के बारे में, सैचुरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, ये 1 हो जाएगा। फिर बताओ बात करते हैं कोर्सिविटी का, तो कोर्सिविटी रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को बोलते हैं जिसके लिए रिटेंटिविटी 0 हो जाता है। तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और रहा बात सैचुरेशन, तो सैचुरेशन कहाँ हो रहा है, मेरे ख्याल से 1.5 पे हो रहा है, देख पा रहे हो कहाँ पे हो रहा है, 1.5 पे हो रहा है। तो ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट था ना, कुछ करना ही नहीं था। बताओ रिटेंटिविटी 1, कोर्सिविटी 50 और ये 1.5, पहला ऑप्शन ही सही हो गया है ना, ऑप्शन ही करेक्ट हो गया इसका। क्लियर है, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और सैचुरेशन करंट हो गया। चलो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से सब लोग कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन, अब इंटीजर टाइप स्टार्ट हो गया, देखते हैं क्या क्या दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखा जाए, 21 मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा है इजी क्वेश्चन है। 2 kg का ब्लॉक था, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जाके हिट करेगा, रेस्ट में था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट दिया था, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के समय दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, सब लोग जानते हो, तो वही लॉजिक लगेगा, ये और ये दूसरा ब्लॉक। तो थोड़े टाइम के जब ये जाके इसको हिट करने वाला, ये तो रेस्ट में था, सब लोग देख पा रहे हो, ये वाला रेस्ट में था और ये वाला मूव कर रहा है, कितने स्पीड से मूव कर रहा था, 1 मीटर है ना, तो ये उसकी तरफ जा रहा है। तो इसका इनिशियल स्पीड दे रखा था 1 मीटर पर सेकंड और इसका इनिशियल स्पीड 0 हो गया, वही समझ लेना, U2 क्या हो गया, 0 हो गया। और मासेस तो सेम ही है ना। तो थोड़े टाइम के बाद जाके इसको हिट करने वाला है। हिट करने के बाद देखो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन धीरे धीरे स्प्रिंग कंप्रेस होगा और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन समझ पा रहे हो और ज़्यादा कंप्रेशन होगा नहीं, तो उसी इंस्टेंट के बारे में सोचोगे तो उस समय दोनों का स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, जब तक रिलेटिव मोशन होगा कंप्रेशन होते जाएगा तो रिलेटिव मोशन होना बंद हो जाना चाहिए। तो दोनों का स्पीड सेम रहेगा, कॉमन स्पीड V और V, जब भी इसमें स्प्रिंग में क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। मान लेना अगर दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, वैसे ही कुछ रेफरेंस ले लेते हैं, इफ दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन तो ऐसा होगा। ठीक है, मैं वर्ड में लिख देता हूँ एट मैक्सिमम कंप्रेशन, बिकॉज जब तक रिलेटिव मोशन होगा ना कंप्रेशन होते रहेगा और उसके बाद जब रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा तो एक साथ ही मूव किया, उसी इंस्टेंट पे देखो कंप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बाकी क्वेश्चन होगा कैसे, तो मेरे ख्याल से पहले तो निकाल लो, कॉमन वेलोसिटी निकाल लेना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, फ्रिक्शनलेस फ्लोर, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं। इसका मोमेंटम क्या होगा, चलो लिखा जाए इसका क्या, m/2, ऐसे ही लिख लो m1u1 प्लस क्या m2u2 और कोलिजन के बाद दोनों का स्पीड क्या हो गया, सेम, तो m1 प्लस m2 इंटू क्या v लिख सकते हैं। अब अच्छे से देखा था ये वाला रेस्ट में था और मासेस तो सेम ही दिया था, तो m इंटू बताओ कितना लिख सकते हैं, ये स्पीड कितना दिया पहले वाले का, पहले वाले का स्पीड शायद गिवन था ना, मैंने देखा था 1 दिया था, तो 1 ही पुट कर लूँ, ये 1 हो गया और ये देखा था तो 2m और इंटू क्या v लिख सकते हैं। मास मास कैंसिल हो गया तो स्पीड हमारा मिल गया 1/2 मीटर पर सेकेंड, इस वाले स्पीड से ये मूव कर रहा था, हो गया। नेक्स्ट पूरा कंबाइन सिस्टम इस स्पीड से मूव करेगा उस समय। और अगर मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है तो 2 तरीके से निकाल जा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल सकते हैं या फिर एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज एनर्जी यहाँ कंजर्व है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यही लिख देता हूँ मैं, U इनिशियल प्लस K इनिशियल दिस इज इक्वल टू व्हाट, U फाइनल प्लस K फाइनल। पूरे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर नहीं काम कर रहा है।
इनिशियली स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन कंप्रेशन था नहीं, इसलिए 0 हो गया। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था बताओ, हाफ लिख सकते हैं कितना हम लोग, मास 2 और स्पीड कितना इनिशियली 1 इस वाले ब्लॉक का बस। इसके बाद देखते हैं दिस इज इक्वल टू फाइनल, तो फाइनल क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर या एक्स मैक्सिमम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे तो हाफ इंटू 2 नहीं लिखना चाहिए बिकॉज दोनों कॉम्बाइंड सिस्टम, बताओ कॉम्बाइंड सिस्टम का मास यहाँ लेना पड़ेगा, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, 4 हाफ m और v स्क्वायर। तो v हमने निकाला है, कॉम्बाइंड सिस्टम का वेलोसिटी निकाला है, हाफ निकाला है, थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ मैं, देख लेना थोड़ा, हाफ स्क्वायर ऐसे लिख तो सकते हैं। यहाँ से देखो मिलेगा क्या ना, ये 2 सब कैंसिल हो गया, लग रहा है यहीं पे लिखा जा सकता है। ये वाला कितना आ गया बताओ, 1 आ गया, और ये वाला पार्ट को सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो 4 कैंसिल हो रहा है, ये माइनस हाफ आ जाएगा इस साइड। दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर ऐसा आ तो रहा है। थोड़ा ध्यान दोगे इस इक्वेशन पे, ध्यान देना थोड़ा सा इस इक्वेशन पे, तो हाफ भी कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो चाहो तो एक्सप्रेस में लिख लो, हाफ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हाफ कैंसिल हो गया तो जो एक्स मैक्स निकाला था यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स मैक्स हमारा कितना आ गया, दिस इज व्हाट 1/√k आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। और अगर 1/√k आ रहा है तो देख लो k का वैल्यू क्या दिया था स्प्रिंग कांस्टेंट का, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू देखा जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट 100 दिया था, तो 100 दिया था, 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आ गया बताओ, ये 1/10 आ गया, यानी आंसर होना चाहिए 0.1 मीटर होना तो चाहिए, 0.1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। बट मैक्सिमम कंप्रेशन सेंटीमीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हमारा 10 राइट आंसर होना चाहिए, देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, तो फुली क्लियर है। देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 21 था, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं क्या है 22, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था वो भी, और ये देख लो 22 में आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स है, लेंथ 2 ब्रेड्थ 3/2, उसके बाद प्लेट सेपरेशन वेयर 1 यूनिट दिया था, कैसे अरेंज कर रहे हैं देख पा रहे हैं, पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिस्टम का ये है एक्स एप्सिलॉन, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा यूनिट्स बताना है, तो ये मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें ज़्यादा, मेरे ख्याल से देख लो, ये आइडेंटिकल प्लेट्स है, मैं चलो उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से देख पा रहे हो, पर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और फिर नेमिंग कर लेते हैं, ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला क्या C और ये वाला क्या D है, ठीक है। इसके बाद कनेक्शन कहाँ कर रहे हैं, AC के क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये वाला A ये वाला C, मान लो इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के प्लस से और इसको कनेक्ट करेंगे मान लो बैटरी के क्या माइनस से, तो कैपेसिटर बन जाएगा, सब लोग समझ पा रहे हो, सब पढ़े हो क्लास में, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इससे माइनस चार्ज आएगा, मेटालिक प्लेट्स है, इंडक्शन की वजह से इससे प्लस चार्ज आएगा, इससे माइनस चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, तो 3 कैपेसिटर यहाँ बनेगा। और अगर मान लो निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो A और C के क्रॉस निकालना था, A लिख लेना C लिख लेना, और फिर बाकी कौन कौन सा प्लेट रह गया, तो 2 प्लेट रह गया B और D, लेकिन B और D आपस में कनेक्टेड है, तो दे विल हैव व्हाट सेम पोटेंशियल, तो B और D यहाँ पे लिख लेते हैं B, D। तो कॉमन पोटेंशियल का पॉइंट मैंने इंडिकेट कर लिया, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होना चाहिए AC। कैपेसिटेंस कहाँ मिलेगा बताओ, AB के बीच में मिलेगा, BC के बीच में मिलेगा, और किसके बीच में CD के बीच में मिलेगा, तो कुछ करना नहीं है, वहाँ से पहला कैपेसिटर बन रहा है बताओ AB के बीच में, ऐसे बना लेते हैं A B के बीच में, दूसरा BC के बीच में बनेगा, तो B यहाँ C यहाँ, BC के बीच में एक और कैपेसिटर लगा देना, तीसरा CD के बीच में बनेगा, तो C यहाँ D यहाँ एक और लगा लेना, ऐसे हो गया, तैयार हो गया। अब देखा जाए सारा तो आइडेंटिकल है, C और C, ये हो गया 2C और 2C और C का सीरीज कनेक्शन, यानी बताओ C इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं, सिंपली आ गया 2C बाई क्या 3, और इसी को अच्छे से लिखना है 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D लिख सकते हैं, लेकिन सर मुझे याद है सबका वैल्यू दिया था, तो 2/3 एप्सिलॉन नॉट A का वैल्यू लिख सकते हैं BD, और BD का वैल्यू देख लो अच्छे से कितना दिया था, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं एरिया, तो LB कितना दिया है 2 इंटू 3/2 दिया था, एरिया लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 2 इंटू वॉट 3/2 लिखा जा सकता है। और डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस कितना दिया यहाँ पे 1 दिया था, यहाँ से देखो 2 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, यानी बताओ आंसर दिया क्या था x एप्सिलॉन नॉट दिया था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, समझ में आ गया 2 होगा, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, देख लेना अपना। 23 में जाते हैं, 23 चेक करोगे कि लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह दे रखा था, फिर इसके अंदर एक मटेरियल डाल रहे हैं, कोर डाल रहे हैं जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखा था, वॉल्यूम भी दे रखा था, कोर मटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे मटेरियल से जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी बदल गया, ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम सेम है और करंट भी सेम ही फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में पहले की तरह, तो ऐसे कैसे पूछा जा रहा है कितना चेंज होगा मैग्नेटिक मोमेंट में कोर का, अच्छा वो दे रखा है, उसमें एक्स का वैल्यू पूछा है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ केस है। ये मान लो सोलेनॉइड हो गया और सोलेनॉइड को मान लो बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे बी, इससे मान लो कुछ करंट वगैरह फ्लो होगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होगा, और इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं कोर ला के रख देते हैं ऐसे। शुरू में एक कोर था, बाद में इस कोर को रिप्लेस भी किया गया दूसरे मटेरियल से, तो शुरू में एक कोर था, ये मैग्नेटाइज हो जाता है, सब लोग जानते हो, तो ये मैग्नेटाइज वगैरह हो जाएगा, ऐसे कुछ मान लेना। इसी का इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू वगैरह पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट का कितना चेंज होगा अगर मटेरियल चेंज करेंगे। पहले मान लो आयरन रखा था,
बाद में कोई और मटेरियल ला के रख देते हैं, पहले मान लो एल्युमिनियम, बाद में आयरन रख देते हैं, कैसे चेंज होगा पूछा गया। तो कंडीशंस देख पा रहे हो ना मेरे ख्याल से, क्या क्या चेंज नहीं हुआ। सोलोनॉइड का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हुआ, करंट चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस अंदर का कोर ही चेंज कर रहे हैं। और पूछा जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज क्या होगा, और ये परमेबिलिटी दे रखा था। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, पता है कैसे लिखना चाहिए, सोच के देखा जाए थोड़ा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट के लिए बताओ, आई लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद सोचते हैं थोड़ा, तो आई के लिए क्या कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। सब लोग जानते हो जाई एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई बाई क्या एच। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या, सिंपली चाहे तो लिख सकते हैं जाई एम इंटू एच लिख सकते हैं ऐसे, हो गया। इसके बाद जाई एम नहीं दिया था, रिलेटिव परमेबिलिटी दिया था। तो हाँ, एक और रिलेशन जानते हैं, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस जाई एम होता है। तो जाई एम यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, म्यू आर माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देना म्यू आर माइनस 1 इंटू वॉट एच, दिस इज इक्वल टू वॉट एम बाई वी, ऐसे लिख सकते हैं। अब ठीक से देखा जाए ना, तो क्या क्या बदल रहा है, रिलेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिपेंड करेगा इस पर, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, और शायद एच भी तो नहीं बदल रहा है। एच हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सोलोनॉइड प्रोड्यूस करेगा, ये तो थोड़ी चेंज होगा, समझ पा रहे हो। बिकॉज ये जो सोलोनॉइड जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, ये थोड़ी बदलेगा, है ना। एच क्या होता था, बी नॉट बाई क्या म्यू नॉट, तो ये बी नॉट का काम करेगा, एक्सटर्नल फील्ड का यही काम करेगा। तो ये तो चेंज हो नहीं रहा है, करंट वगैरह सेम है, नंबर ऑफ टर्न सब कुछ सेम ही है, तो ये सब चेंज नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ मिल गया रिलेटिव परमेबिलिटी -1, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एम। पूछा क्या देख लेते हैं, रिप्लेस करने से मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बदलेगा, उसे फ्रैक्शनल चेंज पूछा गया। फ्रैक्शनल चेंज के लिए क्या करेंगे बताओ, डेल एम बाई एम ऐसे लिख लेना, यही पूछा गया। और बाद में ज़्यादा वाला पुट करें तो m2 माइनस m1 बाई क्या लिख सकते हैं, m1 ऐसे लिख सकते हैं। m1 तो सिंपल है, अगर रिलेशन ऊपर वाले यूज़ करें तो लिख सकते हैं म्यू आर 1 माइनस 1। और वैसे ही सिमिलरली इसको भी लिखोगे 2 बार तो -1 कैंसिल ही हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, म्यू आर 2 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, म्यू आर 1 होना चाहिए, बिकॉज 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, इसलिए नहीं लिखा। बाद में देखा जाए, पहले 500 बाद में 750, तो 750 माइनस 500, और नीचे क्या लिखोगे 500 माइनस 1, 500 माइनस 1, तो ये आंसर कितना आ रहा है, देखा जाए 250 बाई कितना आ गया, 499 आ गया, 499 ऐसा कुछ आ रहा है। और ऐसे केस में x का वैल्यू पूछा था, तो x हमारा कितना आ गया, 250 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 250 होना चाहिए, ये राइट आंसर होता है। देख लेना, ये 23 था, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। फिर वो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 24 सब नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे मान लो ये फ्लोर हो गया और एक 1 kg का बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेना मास इसका कितना दिया था, 1 kg दिया था, छोड़ो मास लिखने का नीड नहीं पड़ेगा। 1 kg का बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, फाइनली जाके ग्राउंड को हिट करेगा, हिट करके बताओ बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करके बताओ सेम हाइट तक नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत ही कमी हाइट रह गया। तो एज पर क्वेश्चन ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है, 4 दिया था, 4 सेंटीमीटर, और ये हम लोग देख पा रहे हैं हाइट कितना दिया था, कितने हाइट से ड्रॉप किए थे, 25, क्लियर है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट चलो मैं आराम से ही कर देता हूँ, ऐसे लिखते हैं देखो, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। जैसे इसको मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए H1 मान लेते हैं, वैसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये H1 मान लेना, और ये हो गया कि हमारा H2 हो गया, ये H2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट किए थे तो स्पीड क्या था इसका, 0 था, और यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन स्पीड इसका क्या होगा, √2g H1 हो जाएगा, क्लियर है। और इसका देखो होगा क्या, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड क्या हो गया, 0, तो v डैश मान लेते हैं 0 हो गया। एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ पे जो स्पीड होगा, इसको u डैश मान लिया जाए, कितना लिख सकते हैं, √2/GH2 लिख सकते हैं, ठीक ठाक है ना। और ऐसा लिख लिए तो सब लोग जानते हो पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, देख पा रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो ऐसे तो ग्राउंड यहाँ फिक्स ही है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये वेलोसिटी था, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये था। पर यार 2 तरीका है सॉल्व करने का। जैसे मान लो बॉल को ही, जैसे कोलिजन के लिए 2 बॉडी चाहिए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी, बॉल को फर्स्ट बॉडी, और जो फ्लोर है ना या ग्राउंड है उसको मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए सेकेंड बॉडी, मतलब अर्थ को ही मान लो सेकेंड बॉडी, अर्थ को मान लो सेकेंड बॉडी, और ये बॉल हमारा क्या हो गया, फर्स्ट बॉडी हो गया, ठीक है। तो जो बॉल है हमारा, बॉल को मान लेते हैं ऐसे ही फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं, फर्स्ट बॉडी। वैसे किसमें होगा क्या था, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट बॉडी का स्पीड क्या था हमारा, देख पा रहे हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन ये स्पीड था, ये इनिशियल स्पीड होगा फर्स्ट बॉडी का, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन ये स्पीड हो गया फर्स्ट बॉडी का, तो ये फाइनल स्पीड होगा, ठीक है। और सेकंड बॉडी दैट इज, अगर मान लो अर्थ को ही मान लेते हैं तो अर्थ तो मूव करेगा नहीं, तो सेकंड बॉडी का इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या, 0। और यहाँ पे देखा जाए तो अगर ई लिखा जाए तो माइनस रहने देते हैं, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो u1 क्या हमारा, u1 को नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये क्या लिखना चाहिए था, -√2g H1 लिखते हैं ऐसे। और आफ्टर कोलिजन बताओ स्पीड कितना हो गया, तो ऊपर जा रहा है बॉडी इसलिए प्लस होगा, क्या लिख सकते हैं बताओ, 2g H2 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल होगा, रूट आंसर क्या आ गया, S2 बाई क्या H1 आ गया। और देखा जाए H2 और H1 का वैल्यू कितना कितना दिया था, तो S2 दिया है 4 दिया है,
और ये दिया हमारा 25 दिया था। तो मैं काम कर रहा हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल ही हो जाएगा, और बेटर है ना कि छोटा सा काम करना, हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे बेनिफिट मिलेगा ना। बताओ क्या बाहर आ गया, रूट के बाहर मेरे ख्याल से 4/10 बाहर आ जाएगा, यानी आंसर क्या होगा 0.4 ऐसा आएगा। लेकिन हमसे यही पूछा गया था, 0.4 लिखने का नीड नहीं है सर, ये बोला था x/10 है, ये कितना है बताओ x/10, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, x का वैल्यू आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। इस क्वेश्चन का 4 राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है 4 होना चाहिए। मैंने ऐसे समझाया, हो सकता है ऐसे समझ में ना आया हो, बिकॉज मैंने फर्स्ट बॉडी बॉल को माना, सेकंड बॉडी अर्थ को माना, तो अर्थ इनिशियली रेस्ट, फाइनली भी रेस्ट, लेकिन फर्स्ट बॉडी का इनिशियल स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन ये हुआ, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी का फाइनल स्पीड ये हुआ। ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे सोचो, ठीक है ग्राउंड को भूल ही जाओ, होता क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो किस स्पीड से अप्रोच कर रहा था बिफोर कोलिजन, ये वाले स्पीड से अप्रोच कर रहा था, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, इस स्पीड से अप्रोच कर रहा था। एंड कोलिजन के बाद किस स्पीड से सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, तो इस वाले स्पीड से ग्राउंड से सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या सेपरेशन हो गया। दोनों का रेशियो कर लेना, काम हो जाता, देख लेना, होपफुली क्लियर होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25। तो 25 में देखा था कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दे रखा था, और ये कितने बैटरी से कनेक्ट हो भी दिया था, इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके दूसरे अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस दे रखा था, पॉजिटिव एक प्लेट पॉजिटिव से दूसरा प्लेट नेगेटिव से, ऐसे केस में लॉस इन एनर्जी पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली पता दो कैपेसिटर को जब भी कनेक्ट करते हैं तो वही हो गया शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ चार्ज जब भी होता है तो लॉस इन एनर्जी तो होता ही है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो, या अगर फार्मूला डायरेक्टली आ रहा है तो फार्मूला लगा लो, हाफ C1 C2 अपॉन क्या C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं V1 प्लस माइनस V2, इसका क्या होल स्क्वायर। और याद है ना आइडेंटिकल प्लेट, मतलब अगर सिमिलर प्लेट कनेक्ट करेंगे तो माइनस साइन आता था, डिसिमिलर प्लेट कनेक्ट करते हैं तो प्लस आता था, मतलब समझ गया, मतलब लाइक ऐसा प्लेट जो लाइक चार्ज कैरी कर रहा है उसको कनेक्ट करेंगे तो माइनस आता था और सेम वाले को प्लस। बट यहाँ पे तो केस ही नहीं है, बताओ एक चार्ज है दूसरा क्या अनचार्ज है, तो दूसरा अनचार्ज तो V2 बताओ क्या हो गया 0 हो गया, तो उसको लिखने का नीड ही नहीं था। और देखा जाए तो कैपेसिटर भी आइडेंटिकल है, मैंने कहीं पढ़ा तो था आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो क्या लिख सकते हैं बताओ C² बाई क्या 2C और इंटू V1 देखा जाए तो V1 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार 100 लिख लेना, 100 इंटू 100 लिख लेते हैं, हो गया। नीचे चले आते हैं, एक C कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया 1/4, C का वैल्यू कितना दिया था 900 दिया था, माइक्रो फराड है तो 10⁻⁻⁶ और इंटू 10⁻⁴ ऐसे लिख सकते हैं। देखा जाए तो आंसर पता है 10⁻⁻² के फॉर्म में ही दिया है, तो ये तो 10⁻⁻² हो ही गया हमारा, समझ पा रहे हो। और इसको बस डिवाइड कर लिया जाए, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻² आना चाहिए, इतना जूल ऑफ एनर्जी है ना। तो मेरे ख्याल से ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, 225 होना चाहिए, 225 देख लेना अच्छे से। तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मुला यूज़ कर लिया, तुम चाहो तो अलग अलग निकाल लेना है ना, शेयरिंग ऑफ चार्ज वगैरह करके कॉमन पोटेंशियल करके, तो फुली देख लो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये 25 क्वेश्चन था। फाइनली करना क्या, नेक्स्ट टेस्ट का तैयारी करो, और तुम्हारा एग्जाम भी काफ़ी क्लोज है, तो फाइनल एग्जाम के लिए भी सोचो, थोड़ा प्लानिंग करो उसके लिए अच्छे से, कि हमारा फाइनल एग्जाम जो फर्स्ट फेज होने वाला है जनवरी का, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, तो फर्स्ट फेज को काफ़ी अच्छे से देना है तुम लोगों को, वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। चलो थैंक यू।